अच्छी बात है। झेंग शॉकोंग ने आराम किया। वह हेलीकॉप्टर पर खड़ा हुआ, मुस्कुराते हुए मुट्ठी भींची और बोला, इस बार मैं उतना कुशल नहीं था, लेकिन अगली बार मैं ऐसा नहीं होऊंगा। लू चेंझोउ ने ऊपर देखा और मुस्कुराए। ड्रैगन सिटी आकर मेरे साथ मुकाबला करने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से। अपने प्रतिद्वंदी को विदाई देने के बाद लू चेंझोउ भावुक हो गए। अब मुकाबला 7 खिलाड़ियों का है। उसने अनुमान लगाया कि जियाओ हे शायद रात भर जीवित न रह पाए, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी पहुंचते ही मृत पाया जाएगा। उसी समय सभी के कम्युनिकेशन ब्रेसलेट से लाइव प्रसारण शुरू हुआ। ड्रैगन सिटी के हेलिंग को हुआंगशान यिनशिशी ने हराया और वह टूर्नामेंट से बाहर हो गया। हुआंगशान झेंग शाओकोन को ड्रैगन सिटी के लू चेंझोउ ने हराया और टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। जंगल में कहीं जाकर बूढ़ा तियान रुक गया। शाओ हे का दुर्भाग्य वाकई दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उतरते ही उसका सामना विपक्षी दल के दूसरे शीर्ष योद्धा से हो गया। सौभाग्य से चेंझोउ ने अच्छा प्रदर्शन किया। झेंग शाओकोन की ताकत विपक्षी पक्ष के शीर्ष 5 योद्धाओं में शुमार हो सकती है। हुआंगशान ने अपना एक मुख्य सेनापति खो दिया है और आगे चलकर उनकी ताकत में काफी कमी आएगी। एक छोटे से लकड़ी के केबिन के सामने खुले मैदान में 2 शख्स आपस में भिड़ रहे थे, जिससे भारी हंगामा मच गया था। थप्पड़। ली कोन कोन का तय करने वाला पंखा अचानक खुल गया और हवा के एक तेज झोंके के साथ काले वस्त्र पहने एक 10वें रैंक का सैनिक उससे टकराया और पीछे की ओर उड़ गया। कितना दुर्जय युवक है, मैं पहले पीछे हट जाऊंगी। ही। यह एनपीसी बहुत ही समर्पित था, कड़े शब्दों का प्रयोग करता और फिर भाग जाता था। ली कोन कोन ने काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति द्वारा गिराए गए टोकन को उठा लिया। शाओकोन बाहर हो गया। इस लू चेंझोउ में वाकई कुछ हुनर है। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने एक जगह की ओर देखा। वहां कौन है? मैं हूं, वू पिंग। एक आकृति यानलिंग ब्लेड पकड़े हुए प्रकट हुई। ली कोन कोन ने कहा, अच्छा चलो साथ चलते हैं। वू पिंग ने कहा, अब जबकि हमने 9वीं रैंक खो दी है जबकि हमारे विरोधियों ने केवल 8वीं रैंक खोई है, स्थिति हमारे लिए प्रतिकूल है। अभी अभी मैंने दूर से वांग होंगदाओ को एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में प्रवेश करते देखा, अगर तो वह द्वारपाल के साथ एक कठिन लड़ाई में उलझ सकता है। ली कोन कोन मुस्कुराए। आगे चलो, वांग होंगदाओ को विदा करते हैं। बाकी लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वूश वूश। एक चाबुक ने आगे बढ़कर एक ऊंची शाखा को पकड़ लिया और चेन शियाओयुन उसकी गति के साथ उछल पड़ी। एक रेंगते हुए सांप की तरह दूसरे पेड़ पर फिसल गई। जिस शाखा पर वह अभी थी वह हवा में गिरी एक छड़ी की छाया से चकनाचूर हो गई। काले वस्त्र पहने एक आकृति छड़ी पकड़े खड़ी थी। छोटी बच्ची, तुम भाग नहीं सकती। उसकी हरकतें बंदर जैसी थीं, वह तेजी से उसके पीछे पीछे चल रहा था। ये व्यक्ति भी एक गैर पात्र एनपीसी था, जो बीच रास्ते में अचानक घात लगाकर खेल में मोड़ लाने के लिए जिम्मेदार था। वह पहले से ही 10वें रैंक का था। बदकिस्मती से टोकन नहीं मिला और अब चरम सीमा क्षेत्र में कोई मेरा पीछा कर रहा है। एक प्राचीन जंगल से बाहर निकलते हुए चेन शियाओयुन रुक गई और उसके सामने 90 डिग्री का एक चट्टानी किनारा दिखाई दिया, जिस पर अजीब तरह से उगने वाले चीड़ के पेड़ चट्टानी चोटी से ऊपर की ओर बढ़ते हुए बहुत ऊंचे दिखाई दे रहे थे। उसने अपनी चाबुक से एक विचित्र चीड़ के पेड़ को जकड़ा और अपनी गति तकनीक का उपयोग करके चट्टान पर चढ़ गई। बैंग। एक शक्तिशाली भारी छड़ी गिरी और हवा में ही चेन शियाओयुन को वार से बचने के लिए नीचे की ओर झपट्टा मारना पड़ा। साथ ही उसने अपना चाबुक निकाला और सीधे उस आदमी के पेट पर वार किया। अरे बाप रे, लगता है तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है। काले कपड़े पहने उस आदमी ने अजीबोगरीब हंसी हंसते हुए अपनी छड़ी से चाबुक को रोका, उसे घुमाया और कसकर लपेट दिया। चेन शियाओयुन की कोशिशें बेकार गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह आदमी बहुत ताकतवर था। ये अनुभवी सैनिक युद्ध में माहिर प्रतिभाशाली लोगों को संभालने में सबसे अच्छे थे। एक बल उमड़ पड़ा। चेन शियाओयुन की शारीरिक शक्ति कम थी। कोड़े से जकड़ी हुई उसकी शरीर काले कपड़े पहने हुए आदमी की ओर खींची चली गई। कोई विकल्प न होने पर उसने कोड़ा छोड़ दिया। उसके छोटे पैरों ने हवा में धूल और पत्थरों का ढेर उछाल दिया और इस मौके का फायदा उठाकर वह दूसरी दिशा में भाग गई। अरे छोटी बच्ची, क्या तुम अपना चाबुक यहीं छोड़ रही हो? काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने हल्की सी हंसी हंसते हुए एक बार फिर मारने के लिए पीछा किया। अचानक ही चेन शियाओयुन आगे जाकर फिर रुक गई। उसने अपनी मुठ्ठियां भींची, अपनी मुद्रा निर्धारित की और कहा, मेरी चाबुक लौटा दो। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने चारों ओर देखा और मुस्कुराया। एक और, बाहर आओ।
उसके बोलने से पहले ही उसने अचानक हवा में चाबुक मारा, जिससे एक झाड़ी की ओर चटकने की आवाज आई, लेकिन अगले ही पल एक जबरदस्त ताकत ने चाबुक के सिरे को पकड़ लिया। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान दी और चाबुक को फेंक दिया। लू चेंझोउ ने चाबुक उठाया और उसे चेन शियाओयुन को सौंप दिया। चेन शियाओयुन अपनी खुशी मुश्किल से छिपा पाए काले कपड़े पहने उस आदमी को घूरते हुए उसने कहा, अब भागने की बारी तुम्हारी है चेंझोउ, चलो उसे पीटते हैं। स्नैप! चेन शियाओयुन तेजी से आगे बढ़ी, उसका चाबुक हवा में लहरा रहा था। अकेले होने पर उसे अनिश्चितता महसूस हुई थी। अब लू चेंझोउ के साथ उसे फिर से आत्मविश्वास महसूस होने लगा था। लू चेंझोउ चुपचाप जंगल में गायब हो गया। उसने टाइगर शैडो मिस्टीरियस टेप्स का इस्तेमाल करते हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति के पीछे चक्कर लगाया, आवरण से बाहर निकला और उसकी पीठ पर टाइगर क्लॉ से वार किया। उनके बीच हुई टक्कर की धातुई ध्वनि उस व्यक्ति के बैकहैंड स्टिक के बचाव में दब गई। इतनी जबरदस्त शक्ति, वह अवश्य ही 10वें रैंक का कोई अनुभवी योद्धा होगा, लू चेंझोउ ने सोचा। उसका छुपकर किया गया हमला नाकाम हो गया था और उस आदमी की लाठी का वार बवंडर की तरह आया। लू आगे झुका, फिर पीछे। उस आदमी की कमर पकड़ी, अपना दाहिना पैर हिलाया और इंच फोर्स से उसके निचले शरीर पर वार किया। वह आदमी जमीन से उछलते हुए वार से बच गया। लू चेंझोउ ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे पकड़ लिया और पूरी ताकत से पीछे की ओर झुक गया, जैसे धनुष की डोरी टूटती है, और उस आदमी को सिर के बल जमीन पर पटक दिया। उस आदमी ने अपनी लाठी का सहारा लिया और वापस उठ खड़ा हुआ। उसका लाठी वाला हाथ नीचे फिसलकर लू के पेट में कोहनी मारने के लिए गया, जबकि उसने लाठी को पलटकर लू की पीठ पर वार किया। लू एक झुके हुए शेर की तरह पेट पर लगे वार को सह गया, लेकिन फिर भी उसे कोहनी का वार लगा। उसने जनरल आर्मर रिमूवल फोर्स का इस्तेमाल करके वार के 70% हिस्से को मोड़ दिया और हार्ड ची गोंद ने बाकी के वार को रोक दिया। उसी समय उसकी पीठ पर लगने वाली छड़ी चेन शियाओयुन के चाबुक में उलझ गई। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें निहत्था कर दूं। चेन शियाओयुन ने चाबुक को वापस खींच लिया, उसे एक पेड़ के चारों ओर लपेटा और पेड़ के घर्षण से उसे कस दिया। अपने दाहिने हाथ में चाबुक पकड़े हुए उसने उसे दिव्य वीणा की तरह बजाया और एक जोरदार आवाज के साथ पेड़ की छाल को तोड़ दिया, जिससे उस आदमी का हाथ फट गया। ईल स्लिथरिंग फोर्स का उपयोग करते हुए काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने लू की पकड़ से खुद को एक बिना हड्डी वाले सांप की तरह मुक्त कर लिया, जबकि वह चाबुक को घुमाते हुए अपनी छड़ी को बाहर निकाल रहा था। छड़ी पर नजर रखो। उसने सबसे पहले चेन शियाओयुन पर हमला किया, जिसने चाबुक खींचकर किन किन पिलर इवेजन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए छड़ी के वार से खुद को बचाया और फिर पलट गई। उस व्यक्ति की छड़ी का वार जमीन पर लगा, जिससे धूल उड़ गई और पत्थर चकनाचूर हो गए। वास्तव में वह चरम सीमा क्षेत्र का उस्ताद है। धड़ाम! काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी छड़ी फिर घुमाई, जो लू चेंझोउ की मुट्ठी से टकराए। इस झटके से लू के हाथ सुन्न हो गए। इस व्यक्ति की छड़ी चलाने की तकनीक बहुत शक्तिशाली थी। उसे निहत्था किए बिना लू अकेले ही काफी देर तक उनका मुकाबला कर सकता था। लू चेंझोउ की मुट्ठी से निकली धारदार तलवार वज्र बाघ के पंजे की तरह छड़ी पर जकड़ गई और नीचे की ओर वार किया। अरे वाह, आप सच में गंभीर हैं। उस आदमी ने चीखते हुए छड़ी पर अपना आगे वाला हाथ पीछे खींच लिया और पैरों से लू को चकमा देने की कोशिश की। लू टस से मज नहीं हुआ और धातु की खनक जंगल में गूंज उठी। उसी क्षण चेन शियाओयुन ने उस आदमी के दाहिने पैर पर वार किया। वह जोर से चिल्लाए और दोनों हाथों से खींचते हुए रस्साकशी की तरह पीछे हट गई। वह व्यक्ति उनके पूर्ण नियंत्रण में था। मुट्ठी के ब्लेड और छड़ी के घर्षण से चिंगारियां निकली। अंततः उसे अपना हथियार छोड़ना पड़ा। चेन शियाओयुन ने उसे खींचकर अलग कर दिया, जिससे चाबुक मुक्त हो गया और वह पेड़ पर कूद गया। लू चेंझोउ ने छड़ी पर पैर रखा, अपनी बाहें मोड़ी और टाइगर क्लॉ ब्लेड से प्रकाश चमक उठा। क्या आप अब भी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं? काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने अपना मास्क उतारा और एक स्टाफ आईडी निकाली। उसने एक जेड टोकन जमीन पर फेंक दिया। ये भी एक टोकन है, इसे अपने पास रखो। और वैसे वह मुट्ठी की तलवार, क्या वह आयरन फेस टाइगर ली गुई की माउंटेन लॉर्ड वाली नहीं है? तुम्हें वह कैसे मिली? श्री ली ने इसे मुझे उपयोग के लिए उपहार में दिया था। क्या आप भी श्री ली के छात्र हैं? हाँ, मैंने कुछ समय तक टाइगर फॉर्म का अध्ययन किया, फिर मैंने कुछ और करना शुरू कर दिया। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने अपनी छड़ी उठाई, मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया और फिर चला गया। लू चेंझोउ को वह टोकन मिल गया। अब उनके पास 2 जेड टोकन थे। चेन शियाओयुन दौड़कर आए और लू चेंझोउ के बगल में खड़ी हो गई ताकि उसे सुरक्षित महसूस हो। उसने ईर्ष्या से कहा, श्री ली आपके प्रति बहुत अच्छे हैं। हाँ,
आपके पास अब कितने जेड टोकन हैं? 2। और तुम? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लैंडिंग के तुरंत बाद काले कपड़ों वाले आदमी ने मेरा पीछा किया। चेन शियाओयुन ने अपने दुर्भाग्य पर अफसोस जताया। तभी कम्युनिकेटर के जरिए एक आवाज सुनाई दी। वर्तमान जेड टोकन लीडर सू सिटी ड्रैगन मार्शल लू चेंझो। पल भर में लू चेंझो और चेन शियाओयुन दोनों के चेहरे के भाव बदल गए। चलो चलते हैं, यहां से निकलकर बाकी लोगों से मिलते हैं। प्रतियोगिता के आयोजक धूर्त थे। इस प्रसारण के साथ ही हुआनशान मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय के खिलाड़ी कल दोपहर तक ब्राइट पीक पर लू चेंझो का पीछा करेंगे। अन्य लोग शायद बच जाएं, लेकिन ली कोन का सामना करते हुए लू को आत्मविश्वास नहीं था और उसे जल्द से जल्द वांग होंगदाओ के साथ गठबंधन करना आवश्यक था। उनके दौड़ना शुरू करने के कुछ ही समय बाद एक और प्रसारण सुनाई दिया। ड्रैगन सिटी वांग होंगदाओ को हुआनशान ली कोन और क्वापिंग ने बाहर कर दिया है। लू चेंझो और चेन शियाओयुन अपनी जगह पर ही जम गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि सबसे कमजोर शाओहे के बाहर होने के बाद अगला नंबर निस्संदेह शीर्ष फाइटर वांग होंगदाओ का होगा। यह एक्सट्रीम लिमिट रील्म था, जो हिडन ड्रैगन लिस्ट के शीर्ष 500 मास्टर्स में से एक था। चेन शियाओयुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वांग होंगदाओ पर उन दोनों ने घात लगाकर हमला किया होगा, और तो और द्वारपाल से लड़ाई के दौरान ही उस पर अचानक हमला हुआ। वरना उसकी ताकत को देखते हुए उसका हारना नामुमकिन है। अगर वह उनका मुकाबला नहीं भी कर पाता तो भी वह आसानी से पीछे हट सकता था। वह मारा नहीं जाता। लू चेंझो ने धीमी आवाज में कहा, अब बस यही रास्ता है। चलो बाकी लोगों को ढूंढते हैं। ये प्रशिक्षण अभ्यास गलत तरीके से शुरू हुआ है। अगर हम अभी एकजुट नहीं हुए तो हुआनशान मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के सैनिक हमें एक एक करके मार गिराएंगे। हमें कल ब्राइट पीक पर होने वाली अंतिम लड़ाई का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। ड्रैगन सिटी का सफाया हो जाएगा। ... हेलीकॉप्टर में वांग होंगदाओ का चेहरा उदास था। उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया था, कुछ हद तक निराश थे। वू जुन ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़ी बदकिस्मती थी। वांग होंगदाओ की आवाज भारी थी। उन्होंने कहा, माफ कीजिए गुरुजी, मैंने विद्यालय को निराश किया है। वे जानते थे कि यह मामला विद्यालय के हित और साथ ही उस 5 मिलियन बोनस से जुड़ा था जिस पर सभी की नजर थी। चरम सीमा क्षेत्र के स्तंभ के रूप में उनका पतन निश्चित रूप से गंभीर परिणाम लाएगा। यही कारण था कि वांग होंगदाओ आत्मनिंदा कर रहे थे। किंगटियन कांग ने उदासीनता से कहा, प्रतियोगिता अभी शुरू ही हुई है। आपको इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। शियाओटियन ने कल 10वें रैंक को पार कर लिया और उसका आयरन हॉर्स फ्लाइंग ब्रिजलैग भी पूर्णता तक पहुंच गया है। वह आमतौर पर अपनी क्षमताओं को छुपाता है और ली कोन के सामने उसके जीतने की पूरी संभावना है। ... हालांकि आज आपका प्रदर्शन वाकई कमजोर था। आप अपने वेल फॉर्म के साथ अपनी क्रूर शक्ति के लिए जाने जाते हैं, फुर्तीली चालों के लिए नहीं। जब आप घिरे हुए थे तो सबसे समझदारी भरा विकल्प होता कि आप बाहर निकल आते, न कि दिखावे के लिए डटे रहते। जब आपको एहसास हुआ कि आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तब तक भागने में बहुत देर हो चुकी थी। संक्षेप में, आप अत्यधिक आत्मविश्वासी थे और पर्याप्त सावधानी नहीं बरत रहे थे। वांग होंगदाओ ने विनम्रतापूर्वक इस सबक को स्वीकार किया। ली गुई ने टिप्पणी की, चेंझो और शियाओयुन ने अभी अभी काले वस्त्र पहने एक ऐसे व्यक्ति को खदेड़ दिया है जिसकी ताकत ली कोन से कुछ ही कम नहीं है। चेंझो ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। ये कहना मुश्किल है कि विजेता कौन होगा। वांग होंगदाओ ने अपना सिर उठाया और नीचे हरे भरे पहाड़ी जंगल की ओर देखा। मुझे लगता है कि चेंझो हमें चौंका देगा। लू चेंझो के विद्यालय में प्रवेश करने के बाद से ही वह चमत्कार कर रहा था। शायद इस बार भी वह बाजी पलट सकता है। किंगटियन कांग ने कहा, एक बाघ पहाड़ी जंगल में प्रवेश कर रहा है जिसके पीछे हवा और पानी है। बाघ रूप मुट्ठी के पुराने उस्ताद सभी जंगली युद्ध में निपुण थे। चलिए चेंझो और अन्य लोगों का प्रदर्शन देखते हैं। ली गुई ने आत्मविश्वास से कहा, चेंझो ये कर सकता है, उस पर भरोसा रखो। वह मुक्केबाजी की कक्षाओं के दौरान अक्सर लू चेंझो के साथ अभ्यास करता था और उसकी ताकत को भली भांति जानता था। चरम सीमा क्षेत्र, शायद हम सचमुच पलटवार कर सकते हैं। शिक्षकों को घबराते हुए न देखकर वांग होंगदाओ ने राहत की सांस ली। चलो सब लोग... एक वीरान प्राचीन गांव। बैंग बैंग बैंग। याओ चेन का ईगल क्लॉ बिजली की तरह तेज था, जो एक सिरविहीन विद्वान जैसी शून्य वस्तु को शुरू से अंत तक नियंत्रित करता रहा और अंत में उसे सफेद दीवार से टकरा दिया। वह प्रसारण सुन रहा था और मन ही मन बेचैन था। वांग होंगदाओ बाहर हो गया। लू चेंझो का प्रदर्शन तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था
और झो शिनकोन कहाँ है? कोई बात नहीं, सीधे ब्राइट पीक चलते हैं। उसने पहला टोकन लिया और ब्राइट पीक की ओर तेजी से चल पड़ा। डॉट डॉट डॉट। रात हो गई। अंधेरे आकाश में तारे जगमगा रहे थे और दूर से आकाशीय राजधानी और कमल शिखर विशालकाय लग रहे थे। आभासी आपदा के कारण रात में पर्यटक बहुत कम थे, सभी पहाड़ से नीचे उतरकर अपने घर की ओर जल्दी जल्दी जा रहे थे। चेन शियाओयुन और लू चेंझोऊ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। गोधूली बेला में उन्होंने एक प्राचीन गांव में मिलकर 10वें रैंक के एक और काले वस्त्रधारी द्वारपाल को पराजित किया था। उन्होंने फिर से लू चेंझोऊ के पास रखा एक जेड टोकन प्राप्त किया। चांदनी जमीन पर फैल रही थी, जिससे पेड़ों की चित्तीदार छायाएं बन रही थीं। कोहरे के बीच से एक जर्जर मंदिर मुश्किल से दिखाई दे रहा था। वांगवांग मंदिर। चेन शियाओयुन जल्दी से पास आए और लू चेंझोऊ के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। उसके डार्लिंग एक्यू पॉइंट में तीव्र ठंडक दौड़ गई, जिससे लू चेंझोऊ के चेहरे पर गंभीर भाव प्रकट हुए। यहाँ शून्य तत्व हैं, संभवतः उच्च जोखिम स्तर के हैं। शून्य प्राणी मार्शल आर्टिस्टों से भिन्न थे। हालांकि लू चेंझोऊ अधिकांश तृतीय श्रेणी के विशेषज्ञों को आसानी से हरा सकता था, फिर भी अप्रत्याशित शून्य प्राणियों के विचार से उसके मन में अनिश्चितता और डर का भाव उत्पन्न होता था। वॉइड थिंग्स की क्षमताएं बहुत भिन्न थीं। चेंझोऊ, चलो साथ मिलकर देखते हैं। चेन शियाओयुन ने लू चेंझोऊ के हाथ पर थपथपाया। लू चेंझोऊ ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी उच्च जोखिम वाले वॉइड थिंग से लड़ाई की है? नहीं। क्या तुमने की है? ब्लड फेदर डेमन को छोड़कर नहीं। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम किसी भी नेदर लेवल वॉइड थिंग या उससे नीचे के लेवल के वॉइड थिंग्स को संभाल सकते हैं। याद रखना, ये सिर्फ एक प्रशिक्षण अभ्यास है। स्कूल बहुत खतरनाक किस्म के वॉइड थिंग्स का इंतजाम नहीं करेगा। फ्लोटिंग लेवल से ऊपर नेदर लेवल था, जो मार्शल आर्टिस्ट के स्तर का था। दोनों दबे पांव चुपचाप माउंटेन गॉड टेम्पल की ओर बढ़े। चांदनी में लू चेंझोऊ की मुट्ठी की तलवार ठंडी चमक रही थी, जबकि चेन शियाओयुन के चाबुक से नीली फ्लोरोसेंट रोशनी निकल रही थी जो झिलमिला रही थी और रूप बदल रही थी। शून्य शक्तियों के सामने उन्हें पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं थी। एक दूसरे को देखकर वे दोनों साथ में माउंटेन गॉड टेम्पल में दाखिल हुए। डॉट डॉट डॉट। एक भूमिगत निगरानी कक्ष में दोनों विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के सामने स्क्रीन की कतारें लगी थीं, जिन पर विभिन्न चौकियों की स्थिति का प्रसारण हो रहा था। अनाम गुफा, अनाम चट्टान, वीरान प्राचीन गांव। इन स्थानों से टोकन छात्रों द्वारा पहले ही ले लिए गए थे और वर्तमान में आधी चौकियों की खोज अभी बाकी थी। स्क्रीन के केंद्र में वांगवांग मंदिर की स्थिति का प्रसारण चल रहा था। एक कर्मचारी ने कहा, वांगवांग मंदिर हमारे द्वारा स्थापित 4 सबसे कठिन चौकियों में से एक है। इसके अंदर एक उच्च जोखिम स्तर का शून्य प्राणी है जिसे पत्थर की मूर्ति से बंधा हुआ कहा जाता है, जो एक अभेद्य कवच वाला ठोस शून्य प्राणी है, जो अपना आकार बदलने और मूर्ति या देवता की प्रतिमाओं के रूप में भेस बदलने में सक्षम है, और यह अत्यंत घातक है। वू जुन ने पूछा, ये चरम सीमा क्षेत्र से किस प्रकार तुलना करता है? ये सामान्य चरम सीमा क्षेत्र से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन सबसे कठिन बात यह है कि आपको इसके हृदय को चकनाचूर करना होगा, जो इसके पत्थर के शरीर के भीतर गहराई में छिपा हुआ है, अन्यथा ये पुनर्जीवित हो सकता है। उसके बगल में सुनफेंग नाम के एक तलवारबाज ने अनजाने में मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हमारी हुआंगशान मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की यह जीत पक्की है। किंगटियन कांग ने उसे बेपरवाही से देखा। बूढ़े वांग, आप बहुत जल्दी जश्न मना रहे हैं। वांगवांग मंदिर। चरमराहट धमाका। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, जर्जर लकड़ी का दरवाजा तेज हवा के झोंके से जोर से बंद हो गया। लू चेंझोऊ ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई ना कोई तंत्र जरूर होना चाहिए। दोनों ने जीर्ण शीर्ण मंदिर का अवलोकन किया। चूंकि इसे परीक्षण स्थल के रूप में चुना गया था, इसलिए ये स्पष्ट था कि यह संरचना प्राचीन निर्माण नहीं थी, बल्कि आधुनिक थी जिसे पुराना दिखाने के लिए बनाया गया था। मंदिर के केंद्र में शानदार पोशाक पहने एक दाढ़ी वाले बलवान व्यक्ति की मूर्ति खड़ी थी, जो संभवतः पर्वत देवता थे, जो इस क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक देवता है। वे मंदिर के भीतर ठंडी हवा में शून्य वस्तुओं के निशान खोजने के लिए लगातार खोज करते रहे, दरवाजे के पीछे, बीमों पर, मलबे के बीच कोनों में। उन्होंने शून्य वस्तुओं के सभी संभावित छिपने के स्थानों की छानबीन की और अंत में एक दूसरे की ओर देखते हुए वेदी पर बैठी मूर्ति की ओर मुड़े। लू चेंझोऊ मूर्ति के चेहरे का अध्ययन करते हुए अचानक पूछा, क्या उस मूर्ति ने अभी अभी अपना मुंह खोला? चेन शियाओयुन की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। सहज ही उसका चाबुक हवा में लहराता हुआ मूर्ति के सिर पर जा लगा। सावधान रहो, यह मूर्ति शून्य वस्तु है।
पहले स्थिर खड़ी मूर्ति ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और चेन शियाओयुन के चाबुक को पकड़ लिया, जिससे नीली रोशनी निकली और वह चाबुक की ताकत का मुकाबला करने लगी। चाबुक, जो आमतौर पर आध्यात्मिक शरीर वाली शक्तियों के खिलाफ कारगर साबित होती है, अब बेअसर लग रही थी। एक ओर तो मूर्ति का भौतिक स्वरूप था, दूसरी ओर ऐसा लग रहा था मानो उस पर वार्निश की परत चढ़ी हो, जिससे नुकसान कम हो रहा था। एक कर्कश आवाज के बीच मूर्ति खड़ी हो गई। पहले दाढ़ी वाला बलवान व्यक्ति अब एक गहरे नीले रंग के राक्षस में बदल गया था, जिसका चेहरा भयंकर और दांत नुकीले थे। अत्यधिक बल के साथ राक्षस ने चेन शियाओयुन को अपनी ओर खींच लिया। पलक झपकते ही एक आकृति ने निगलने की शक्ति स्वेलो फॉर्म डार्क फोर्स का उपयोग करते हुए एक खंभे से टकराकर वापसी की, फिर अपने शरीर को धनुष की डोरी की तरह कस लिया। बाघ की शक्ति टाइगर फॉर्म डार्क फोर्स से कंपन करते हुए, जो अंततः उसकी दाहिनी मुट्ठी में केंद्रित हो गई। टकराना, उड़ती हुई मिट्टी और पत्थरों की आवाज के साथ मूर्ति का दाहिना हाथ उड़ गया, जिससे उसकी पथरीली परत उतर गई। गहरा नीला खून रिसकर जमीन पर गिरा और एक बर्फीली ठंडक पैदा कर दी। दर्द से कराहती मूर्ति ने कुछ देर के लिए चाबुक छोड़ दिया। उसकी झुकी हुई आकृति वेदी से उछल पड़ी, मकड़ी की तरह बीम से उल्टी लटक गई, उसकी लार जमीन पर गिरी और सफेद धुएं में बदल गई। सावधान रहें, इस जीव की लार संक्षारक होती है। ये शक्ति ब्लड फेदर फियन से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत हुई। लू चेंजो ने अपनी भुजाएं मोड़ी और मुट्ठी के ब्लेड को अपने सामने रखा। उसने दरवाजे से अंदर आने से पहले ही हार्ट किगोन को सक्रिय कर लिया था, और अब एक विशाल अजगर की तरह उसकी नीली नसें उसकी बाहों और पीठ पर उभरी हुई थीं, जो एक विशाल मर्दाना उपस्थिति का अनुभव करा रही थीं। चेन शियाओयुन एक कोने में पीछे हट गई और ऊपर देखने लगी। चूंकि वह प्राणी अपने नंगे हाथों से चाबुक को पकड़ सकता था, इसलिए उसने लापरवाही से चाबुक चलाने की हिम्मत नहीं की, और दोनों लोग और एक भूत खामोश गतिरोध में फंस गए। अंततः राक्षस और इंतजार नहीं कर सका। अवसर का लाभ उठाते हुए वह तोप के गोले की तरह बीम से नीचे झपटा। उसके नुकीले पंजे अंधेरे को चीरते हुए सीधे लू चेंजहो के चेहरे पर जा लगे। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि लू चेंजहो से निपटना सबसे कठिन है, इसलिए उसने उन्हें एक एक करके मार गिराने का प्रयास किया। लू चेंजहो पीछे हट गया, अपना शरीर पीछे की ओर झुकाते हुए, जैसे ही राक्षस के पंजे तेजी से उसके पास से गुजरे। उसने आसानी से वार से बचते हुए पलटी मारी और दीवार से टकराकर वापस उछल गया। जबकि राक्षस भी हमला करने के लिए झपटा, तभी उसे एक चटकने की आवाज सुनाई दी। इसी बीच चेन शियाओयुन का चाबुक उसके पिछले पैरों में लिपट गया था। चेंजहो, जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। इशारा मिलते ही राक्षस धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपना सिर घुमाया और एक गाढ़ा तरल थूक दिया। चेन शियाओयुन तेजी से बच निकली, लेकिन उसके बाल फिर भी उसमें फंस गए और तुरंत ही बिखर गए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसने चाबुक को कसकर पकड़ रखा था, छोड़ने से इनकार कर रही थी। राक्षस अपना संक्षारक थूकने वाला हमला जारी रखने ही वाला था कि लू चेंजहो ने अपने दाहिने पैर से हथौड़े की तरह वार किया और उस भयानक पंजे को दूर धकेल दिया। अपने दाहिने बाघ पंजे को सक्रिय करते हुए उसकी तेज मुट्ठी की धार ने राक्षस के सिर में प्रवेश किया। अंधकार में शक्ति से ओतप्रोत इस प्रहार ने राक्षस के धातु जैसे कठोर कवच को भेद दिया, लेकिन क्या ये सियाट मिश्र धातु के सामने टिक सकता था? जब मुट्ठी की तलवार एक कर्कश आवाज के साथ उस जीव के सिर में धंस गई, तो राक्षस दहाड़ा और अपने पंजे से लू चेंजहो की छाती पर वार किया। लू चेंजहो ने अपने दूसरे पंजे से पलटवार करते हुए राक्षस के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। अपने कठोर किगोन की शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने केवल एक दबी हुई कराह के साथ वार को सहन किया और उसे कोई चोट नहीं आई। मुट्ठी की तलवार उस भयानक पंजे को भेद गई और लू चेंजहो ने घुटने से आगे बढ़कर उस जीव के सिर को अपनी पकड़ में कुचल दिया। तलवार पत्थर जैसे मांस को चीरते हुए उसके सिर का आधा हिस्सा काट डाला। अचानक लू चेंजहो के पेट पर एक जोरदार प्रहार हुआ, जिससे वह पीछे की ओर दीवार से जा टकराया और दीवार में दरार पड़ गई। उसके सुरक्षात्मक कवच के नीचे उसके तगड़े पेट पर खून से सना हुआ घाव था। लू चेंजहो तेजी से दीवार से दूर हट गया, तभी वह प्राणी चाबुक से मुक्त हो गया और उसकी गंजी और भयानक पूंछ हिंसक रूप से उसकी ओर झपटी। स्नैप! चेन शियाओयुन के चाबुक से टकराकर राक्षस की पूंछ हवा में ही रुक गई। बुरी तरह घायल होकर वह उस जीव के हाथों इधर उधर घसीटी जाने लगी। लू चेंजहो ने दीवार से छलांग लगाकर राक्षस की पीठ की ओर चक्कर लगाया और फिर अपने मुक्कों से तूफान की तरह वार करते हुए उसकी पीठ में गहरे घाव कर दिए। गर्जन! लू चेंजहो की दहाड़ पूरे पर्वतीय देवता मंदिर में गूंज उठी और आसपास के जंगलों में भी सुनाई दी।
रात को सो रहे पक्षी सामूहिक रूप से चौंक गए, वन्यजीव दहशत में भाग गए और पास के ही जंगलों में कई लोग रुक गए और आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। बूढ़े तियान और तेंदुआ महिला ने हाथ मिला लिया था। टाइगर रोर, ये चेंजोऊ है, चलो जाकर देखते हैं, वह जरूर किसी भयंकर लड़ाई में होगा। दूसरी ओर यिन शिशी की आंखें चमक उठी जब वह एक पुरुष और एक महिला के बगल में खड़ी थी। दोनों मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय के 9वें रैंक के विशेषज्ञ थे, जिनका नाम लियू यांग और जिनलिंग था। क्या हुआंगशान में बाघ हैं? बिल्कुल नहीं। यिन शिशी ने अपनी तलवार निकाली और अंधेरे में छलांग लगा दी। उसकी अलौकिक आवाज दूर तक गूंजती रही। ये लू चेंजोऊ है, चलो जाकर देखते हैं। ... पर्वत देवता मंदिर। टाइगर रोर और टाइगर एविल का संयोजन अब भी उतना ही प्रभावी था। लू चेंजोऊ दिन के समय अपनी स्थिति उजागर होने के डर से इनका इस्तेमाल करने से बचता रहा था, लेकिन इस समय उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके मुके के ब्लेड ने उस जीव की पीठ पर भयंकर घाव कर दिए, जिससे नीला खून बहने लगा। सौभाग्य से राक्षस का रक्त संक्षारक नहीं था। वह नीले रक्त में नहाया हुआ था और पर्वत देव मंदिर के भीतर राक्षस को बेकाबू होकर हमला करने दे रहा था, जबकि चेन शियाओयुन राक्षस की घातक लंबी पूंछ को थामे खड़ा था। उसके बाघ जैसे पंजे तेजी से चल रहे थे और उसके मांस को चीर रहे थे, वहीं चेन शियाओयुन राक्षस की घातक लंबी पूंछ को थामे हुए था। इस व्यवस्था के कारण राक्षस के भयंकर पंजों के लिए भी उसकी पीठ पर बैठे लू चेंजोऊ को नुकसान पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। अचानक चेन शियाओयुन ने देखा कि जमीन पर पड़े नीले पत्थर जैसे मांस के टुकड़े कांप रहे थे और भिनभिना रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी चुंबक से आकर्षित होकर राक्षस के पैरों की ओर जमा हो रहे हों, नीले तरल में परिवर्तित होकर उसमें समा रहे हों और फिर राक्षस के सिर पर लगे घाव थोड़े थोड़े भरने लगे। चेंजोऊ, ये प्राणी खुद को ठीक कर सकता है, इसे मारा नहीं जा सकता। लू चेंजोऊ ने भी इस विसंगति को देखा था। चेन शियाओयुन ने आश्चर्य और संदेह भरे स्वर में कहा, क्या हमें भाग जाना चाहिए? लू चेंजोऊ ने उत्तर दिया, देखते हैं क्या होता है। बंद जगह में दौड़ना और भी खतरनाक है। उसने अपने पंजे बाहर निकाले, राक्षस की गर्दन को पीछे से जकड़ लिया। उसकी मुट्ठी की धारें कठोर सतह पर टकराकर चिंगारियां बिखेर रही थीं, घर्षण की तेज आवाज लगातार गूंज रही थी। लू चेंजोऊ के चेहरे पर उभरी हुई नसें दिखाई दे रही थीं। उसने अपने पैरों से जमीन पर जोरदार प्रहार किया और आगे की ओर छलांग लगाई। जमीन पर उतरते ही राक्षस की गति का उपयोग करते हुए उसने यिन यांग अम्ब्रेला स्पिन से उसे घुमाया और फिर उसे दीवार पर लात मार दी। पब फ्यूचर एड्स। दरार। मुट्ठी के ब्लेड से जकड़ी राक्षस की गर्दन आखिरकार टूट गई और जबरदस्ती अलग हो गई। उसका भयानक सिर जहर उगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लू चेंजोऊ के एक जोरदार मुक्के से दीवार पर जा टकराया। इसके बाद उसने दाहिनी ओर घूमते हुए बाघ की पूंछ जैसे पैर से वार किया। उसके पैर में काली शक्ति एकत्रित हो रही थी और उसकी चटकने की आवाज जोरदार गूंजी। धमाका। राक्षस का सिर पके तरबूज की तरह फट गया। लू चेंजोऊ पहले ही दूर हट गया था और संक्षारक तरल के छींटे पड़ने से बचने के लिए एक बीम पर कूद गया। अगले ही पल कुछ और भी भयावह घटित हुआ। सिरविहीन राक्षस अभी भी खड़ा था। उसने लापरवाही से अपना टूटा हुआ सिर उठाया, उसे वापस अपनी गर्दन पर लगाया और फिर अचानक एक चीख फूट पड़ी। लू चेंजोऊ का रक्त उबलने लगा, उसके कान के पर्दे दर्द से फट गए। जमीन पर पड़ी चेन शियाओयुन ने अपने कान ढांक लिए। उसका सिर दर्द से फट रहा था क्योंकि राक्षस लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। लू चेंजोऊ मानो समतल जमीन पर खड़े होकर छत के एक बीम पर खड़ा था, फिर एक दीवार पर कूदा, शॉक सटेप का इस्तेमाल किया और तेजी से आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी की तलवार राक्षस की पीठ में घुस गई, जिससे वह पलट गया। टकराना। उस राक्षस ने वेदी को तोड़ दिया और उसका प्रेतवादित पंजा लू चेंजोऊ की ओर बढ़ा। मुझे यह मानने से इनकार है कि इसे मारा नहीं जा सकता। उसने फिर दहाड़ लगाई, टाइगर रोर माउंटेन फॉरेस्ट, और एक जोरदार मुक्के के साथ आगे बढ़ते हुए राक्षस को हवा में उछाल दिया। उसके जमीन पर गिरने से पहले ही लू चेंजोऊ ने पीछे की ओर एक जोरदार लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। इस समय तक चेन शियाओयुन भी संभल चुकी थी। उसके चांदी जैसे दांत हल्के से भींच रहे थे और उसकी आंखें लाल थीं। लिंक स्नैक 5 फोल्ड इको। लंबी चाबुक हवा में 5 बार मुड़ी, फिर तुरंत सीधी हुई और संचित अंधकार में शक्ति राक्षस के पेट पर विस्फोट कर फट पड़ी, जिससे उसका पेट पूरी तरह चकनाचूर हो गया और अंदर से दिल के आकार की एक भयानक सफेद वस्तु दिखाई दी। राक्षस ने सहज ही अपने हाथों से अपने दिल को ढक लिया। ये देखकर लू चेंजोऊ ने लंबी चाबुक की आड़ में छिपकर तेजी से राक्षस की ओर कूच किया। उसने एक पैर आगे बढ़ाकर उसकी पूंछ को दीवार से चिपका दिया। दीवार की टाइलें पल भर में चकनाचूर हो गईं।
लू चेंझोउ ने अपने दाहिने हाथ से टाइगर फॉर्म हॉट स्टीलिंग करते हुए मुट्ठी की तलवार से उस प्रेतवादित पंजे को तोड़ दिया और अदम्य गति से उसके पेट में घुस गया। सिकुड़ते हुए पेट ने लू चेंझोउ को वहीं जकड़ लिया। राक्षस का वक्षीय भाग अचानक चौड़ा होकर खुल गया और उसे निगलने का प्रयास करने लगा। लू चेंझोउ ने अपना बायां हाथ सिर बचाने के लिए उठाया, अपनी दाहिनी मुट्ठी से दिल को जकड़ा और जोर से झटका दिया। एक धमाके के साथ जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन टूट रहे हों। राक्षस के वक्ष गुहा का चौड़ा खुला मुंह रुक गया। मिट्टी के बर्तनों पर पड़ी दरारों जैसी दरारें उसके पत्थर जैसे शरीर पर फैल गईं। हल्की नीली रोशनी तेजी से चमक उठी और वह आकृति फट गई। लू चेंझोउ ने अपने सिर को बाहों में जकड़कर सुरक्षित रखा और अपने सुरक्षात्मक कवच और क्रॉस ट्रेनिंग बॉडी के कारण वह सभी टुकड़ों से बच गया। डार्लिंग एक्यू पॉइंट के अंदर एक ठंडी लहर उमड़ पड़ी। जमीन पर बिखरे हुए उस दैत्य के भयानक नीले पत्थर के टुकड़े धीरे धीरे नीले धुएं में घुल गए। इन दैत्य के टुकड़ों को सरकारी कर्मचारी ही उठाएंगे और संभालेंगे, पर्यावरण प्रदूषण की कोई चिंता नहीं है। चेन शियाओयुन का लंबा चाबुक आगे बढ़ा और एक जेड टोकन के चारों ओर लिपट गया। वह टोकन वास्तव में राक्षस के शरीर के अंदर था। लू चेंझोउ ने राक्षस के अवशेषों की छानबीन की और दो और हल्की चमकती हुई जेड टोकन पाई। चेन शियाओयुन ने अपनी टोकन लू चेंझोउ को देते हुए फुसफुसाते हुए कहा, तुम इसे अपने पास रखो, मुझे डर है कि अगर मैं इसे ले जाऊंगा तो यह चोरी हो सकता है। अब तो उसने लू चेंझोउ को सीधे तौर पर अपना नेता मान लिया। लू चेंझोउ ने टोकन लेते हुए कहा, इस जगह से हमें एक साथ 3 टोकन मिल गए, लगता है यहाँ की कठिनाई पिछले स्तरों से कहीं ज्यादा है। चलो पहले यहाँ से निकल चलते हैं, मुझे डर है कि दुश्मन शोर सुनकर आ सकता है। अभी अभी हमने एक भयंकर लड़ाई लड़ी है और हमारी शारीरिक शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई है, हमें समय रहते आराम करना होगा। द्वारपाल को हराने के बाद पर्वत देवता मंदिर के द्वार स्वतः ही खुल गए। चेन शियाओयुन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ी, तभी बाहर से चांदनी रात में एक तेज तलवार की रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। उसने तुरंत अपनी लंबी चाबुक से उसे रोका, लेकिन तलवार की धार से एक काली शक्ति निकली और एक तीखी और गूंजती हुई आवाज पैदा हुई। इस झटके से वह हवा में उड़ गई। चेंझोउ, बाहर घात लगाकर हमला होने वाला है। चेन शियाओयुन उछली और दूर उड़ गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं जब उसने पर्वत देवता मंदिर के किनारे 3 आकृतियां खड़ी देखीं। उनमें से नेता नीले रंग के दाववादी वस्त्र पहने एक आकर्षक महिला थी, जिसके बाल मिश्रित युआन जूड़े में बंधे थे और उसमें एक जेड हेयरपिन लगी थी। वह अपने दाहिने हाथ से सोआरिंग क्लाउड स्वॉर्ड फॉर्मेशन और बाएं हाथ से लेवल हेवन स्वॉर्ड फॉर्मेशन का अभ्यास कर रही थी, जो चांद महल के किसी ठंडे तलवारबाज अमर की तरह लग रही थी। चेन शियाओयुन का चेहरा बिगड़ गया और वह धीमी आवाज में बुदबुदाए, येन शिशी, हुआंग शान, 3री कक्षा का कक्षा प्रमुख। इस व्यक्ति की हड्डियां उच्च कोटि की थीं और उसकी समझ बहुत अच्छी थी। वह केवल 17 वर्ष की थी, लेकिन पहले से ही 9वें रैंक की सर्वोच्च शक्ति रखती थी और हुआंग शान वंश की हरे और सफेद दोहरे सांप की तलवार में निपुण थी। ये प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट हुआंग शान मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय से उत्पन्न हुई है, जिसे एक पूर्वज ने बनाया था, जिन्होंने हाथी के आकार की मुट्ठी की शक्ति का सार लेकर हाथी के आकार की तलवारबाजी विकसित की थी। दोहरी तलवारबाजी की मार्शल आर्ट होने के कारण इसे सीखना कठिन था और इसमें महारत हासिल करना उससे भी अधिक कठिन था, लेकिन इस व्यक्ति ने पहले ही बड़ी सफलता प्राप्त कर ली थी। युद्ध पूर्व रिपोर्टों के अनुसार उसने स्कूल में चरम सीमा क्षेत्र के विशेषज्ञों के खिलाफ सैकड़ों दौर की लड़ाई लड़ी थी और अंत में मामूली अंतर से हार गई थी। हालांकि हुआंगशान मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में उसकी लोकप्रियता ली कोन के लगभग बराबर थी। उसके साथ ही लियू यांग और जिनलिंग भी 9वें रैंक के अनुभवी विशेषज्ञ थे और उनकी अच्छी खासी ख्याति थी। चेन शियाओयुन ने शांत पर्वतीय मंदिर की ओर देखा। अगर वह अभी भागती तो 3 लोगों से घिरे लू चेंझोउ अपनी महान कुशलता के बावजूद निश्चित रूप से हार जाते। अब वांग होंगदाओ के खेल से बाहर होने के बाद ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की बाजी पलटने की उम्मीद ओल्ड तियान और लू चेंझोउ पर टिकी थी। उसने अपना लंबा चाबुक घुमाया और वह हवा में जोर से टकराया। चलो, मुझे हुआंगशान की विश्व प्रसिद्ध तलवारबाजी आजमाने का मौका दो। तलवार विवाद के दौरान 6 कॉलेजों को इस प्रकार जाना जाता था। इन 6 स्थानों पर स्थित वेस्ट माउंटेन हुआ, साउथ माउंटेन हेंग, नॉर्थ माउंटेन हेंग, ईस्ट माउंटेन ताई, कुनलुन और हुआंगशान जनता के बीच प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये सभी स्कूल आमतौर पर सैनिक आक्रमण मार्शल आर्ट में उत्कृष्ट थे। उनमें स्वाभाविक रूप से कई तलवारबाज भी शामिल थे। येन शिशी ने कोई हरकत नहीं की।
उसने ऊपर से नीचे देखा और पर्वत देवता मंदिर के भीतर से एक हट्टा कट्टा व्यक्ति उभरा, जिसकी उभरी हुई मांसपेशियां उसके ढीले प्रशिक्षण वस्त्रों को और भी आकर्षक बना रही थीं, मानो वह किसी बाघ की पीठ हो। उसके हर कदम में एक भयावह दुष्ट ऊर्जा व्याप्त थी। उसने अपनी मुट्ठी की तलवार निकाली और ऊपर की ओर देखा। ऐसा लगता है कि आज रात एक निर्णायक लड़ाई होने वाली है, लू चेंझोउ ने शांति से बिना किसी व्यवधान के कहा। हालांकि वह थोड़ा थका हुआ था, लेकिन अपनी आयरन क्रॉच स्किल से मिली सहनशक्ति के बल पर वह यिन शिशी से बिना किसी परेशानी के 300 राउंड तक लड़ता रहा। उसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों से लड़ने की तीव्र इच्छा थी। यिन शिशी ने लू चेंझोउ से अपनी निगाहें हटाईं, उसके कान फड़फड़ाए और दोनों विशेषज्ञों की आड़ में वह मंदिर के शिखर पर कूद गई, आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ गर्व से खड़ी हुई और बोली, मैं आज इस स्थिति का फायदा नहीं उठाऊंगा, कल ब्राइट पीक पर मिलते हैं। एक हल्के से थपथपाहट के साथ वह ऊपर उठी और जाने के लिए मुड़ गई। लियू यांग और जिनलिंग उनके पीछे पीछे चल रहे थे, मानो छत से गायब होने ही वाले हों। अचानक लू चेंझोउ ने एक आश्चर्यजनक हमला किया, निगलने की कला का उपयोग करते हुए एक जंगली बिल्ली की तरह कई फीट ऊपर उछलकर एक चौंके हुए पक्षी पर झपट्टा मारा और जिनलिंग के बर्फ जैसे सफेद तखने को पकड़ लिया। टाइगर फॉर्म क्लॉ तुरंत लॉक हो गया। क्या तुम्हें लगा कि तुम हमलावर बाघ स्वामी का पीछा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। गर्जन। जंगल में बाघ की दहाड़ गूंज उठी। जिनलिंग ने जैसे ही अपनी तलवार से जवाबी हमला करने की तैयारी की, वह क्षण भर के लिए विचलित हो गई और दर्द भरी चीख के बीच लू चेंझोउ ने उसे छत से नीचे खींच लिया और फिर जमीन पर पटक दिया, जहां जिनलिंग ने अपनी छोटी तलवार से जमीन में वार किया और अपने हुआ क्षेत्र के कौशल से प्रभाव को बड़ी मुश्किल से कम करते हुए आसानी से नीचे उतरी और बच निकलने में कामयाब रही। स्नैप। लंबी चाबुक तेजी से आए और जिनलिंग की पतली कमर के चारों ओर लिपट गई। चेन शियाओयुन ने प्रसन्नता का भाव दिखाते हुए कहा, शाबाश चेंझोउ, यह उलटफेर इतनी जल्दी हुआ कि छत पर खड़ी यिन शिशी को उम्मीद नहीं थी कि लू चेंझोउ एक भीषण युद्ध के बाद अचानक हमला करने की हिम्मत करेगा। उसकी दोनों तलवारें झपट्टा मारने के लिए बेताब अबाबील के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थीं, लेकिन लियू यांग ने उसे पकड़ लिया और पेड़ों के बीच से ड्रैगन सिटी के प्रशिक्षण वस्त्र पहने दो आकृतियां निकली। वे ओल्तियान और लेपर्ड वुमन थीं, जिन्होंने जिनलिंग को घेर लिया। मुझे भूल जाओ। जिनलिंग हताश थी, क्योंकि उसने दिखावा करने की कोशिश की थी और अंततः पकड़ी गई थी। यिन शिशी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कुछ टाइलों को लात मारकर नीचे कूद रही तेंदुआ महिला की ओर उछाला और फिर हुआंगशान की धुंधली रात में गायब हो गई। बूढ़े तियान ने पीछा कर रही तेंदुआ महिला को रोक दिया। विरोधी के घात लगाकर किए गए हमले से सावधान रहें। यिन शिशी जैसे उच्च स्तरीय विशेषज्ञ को अपने पास रखना मुश्किल था। ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के चारों छात्र जिनलिंग को एक ऐसी मुस्कान के साथ देख रहे थे जो पूरी तरह से मुस्कुराहट नहीं थी। बूढ़े तियान ने मुस्कुराते हुए कहा, नेम प्लेट और टोकन हमें सौंप दें, हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जिनलिंग ने मुंह बनाया और नेम प्लेट ओल्ड तियान को सौंप दी। लू चेंझोउ ने पूछा, और टोकन? जिनलिंग ने उत्तर दिया, वे सभी यिन शिशी के साथ हैं। बिना सोचे समझे लेपर्ड वुमन ने जिनलिंग को गले लगा लिया और उसे अपने वश में कर लिया। आप क्या कर रहे हो? जिनलिंग ने हैरानी से कहा, यह स्पष्ट रूप से शारीरिक तलाशी है, शिकायत करना बंद करो वरना मैं उसे तुम्हारी तलाशी लेने दूंगा। उसने लू चेंझोउ की ओर इशारा किया, जो देखने में बेहद ताकतवर लग रहा था, और एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। जिनलिंग का चेहरा लाल हो गया और उसने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। चेन शियाओयुन ने जल्दी से उसकी तलाशी ली और फिर उसे जाने दिया। जी हाँ, उसके पास वे नहीं है। बूढ़े तियान ने कहा, हुआंगशान मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी मूर्ख नहीं है, निश्चित रूप से छोटी टीम का सबसे मजबूत सदस्य ही उन्हें अपने पास रख रहा होगा। जिनलिंग को यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, मैं कमजोर नहीं हूं, तुम सबने मिलकर मुझ पर हमला किया। उसने लू चेंझोउ को गुस्से से घूरते हुए उसे दोषी ठहराया। बाकी लोगों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जल्द ही कर्मचारी उसे ले जाने के लिए आ गए। वांग होंगदाओ के बिना तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। जाने से पहले महिला ने समूह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिश की। उन्हें इतना भरोसा था क्योंकि उन्हें पता था कि हुआंगशान में ली कौन मौजूद है। बूढ़े तियान ने पूछा, चेंझोउ, तुम्हारे पास कितने जेड टोकन हैं? 6, और आप? मेरे पास 3 हैं, जो मैंने लेपर्ड वुमन के साथ ही हासिल किए थे। अभी अभी पर्वत देवता मंदिर के अंदर 3 टोकन फट गए। टोकनों की संख्या और उनकी कठिनाई आपस में जुड़ी हुई हैं। बूढ़े तियान ने ठंडे सुनसान मंदिर को विस्मय से देखा।
उन्हें यह अंतर्ज्ञान हुआ कि इस प्रतियोगिता में बाजी पलटने का मौका उनके पास नहीं, बल्कि लू चेंझोऊ के पास है। बूढ़े तियान ने कहा, हमारे पास पहले से ही 9 टोकन हैं, चलिए सीधे ब्राइट पीक की ओर चलते हैं। अगर रास्ते में कोई चेक पॉइंट मिले तो हम उन्हें पार कर लेंगे और फिर कल की अंतिम लड़ाई का इंतजार करेंगे। तेंदुआ महिला ने अंधेरी रात में देखा और मन ही मन बुदबुदाए। याओ चेंग और झोऊ शिनकोन के व्यक्तित्व को देखते हुए वे संभवतः सीधे ब्राइट पीक की ओर ही गए होंगे। ये दोनों भाई हमेशा स्वाभिमान से भरे रहते थे। ... भूमिगत नियंत्रण कक्ष। कर्मचारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। चुप रहो, असल में उन दोनों ने ही पत्थर की मूर्ति को मार डाला। एक साधारण 9वें रैंक का प्राणी इस शून्य वस्तु का मुकाबला नहीं कर सकता। मार्शल आर्ट विभाग के प्रभारी ने पूछा, 4 प्रमुख चुनौतियों में से क्या किसी अन्य चुनौती का भी उल्लंघन हुआ है? नहीं, केवल वांगवांग मंदिर को ही ध्वस्त किया गया है। प्रभारी व्यक्ति ने लू चेंझोऊ की ओर देखा, उनके चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। बुरा नहीं है, आपके ड्रैगन सिटी को खजाना मिल गया है। किंगटियन कांग ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से विकास करते हैं, उनके लिए ये सब एक नियमित प्रक्रिया है। ली गुई शांत रहे, इस खबर से उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। मुक्केबाजी तकनीक के शिक्षक के रूप में वह लू चेंझोऊ को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें इस बात से और भी अधिक खुशी हुई कि पर्वत स्वामी की मुट्ठी की तलवार का मार्शल आर्ट की दुनिया में अभी भी अपना स्थान था। वू जुन ने अपनी आंखों में मनोरंजन का भाव लिए हुआ माउंटेन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की ओर देखा। पाइन विंड स्वॉर्ड्समैन का चेहरा गंभीर था। वह दुखी था, पहला इसलिए कि उसने ड्रैगन सिटी के उन दोनों से चुनौतियों का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी, और दूसरा इसलिए कि उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि यिन शिशी की तिकड़ी बुरी तरह असफल हो जाएगी और जिन लिंग को भी घायल कर देगी। अब हुआ माउंटेन में केवल 6 प्रतिभागी बचे थे। शुक्र है ली कोन कोन यहाँ है, फायदा अभी भी हमारा ही है। ... सेकंड और मिनट बीतते गए। हुआ पर्वत के ऊपर पूर्वी आकाश में भोर की पहली किरणें दिखने लगीं, और ओल्ड तियान, लू चेंझोऊ और चारों के पुनः संगठित होने के बाद उन्हें हुआ पर्वत मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय से अचानक हमलों का सामना नहीं करना पड़ा। अब जब तक ली कोन कोन उन्हें मारने के लिए एक दल का नेतृत्व नहीं करता, तब तक कोई भी इस 4 सदस्यीय समूह को हिला नहीं सकता था। उन्होंने मिलकर आसानी से चौकियों को ध्वस्त कर दिया और 12 टोकन हासिल कर लिए। कुल मिलाकर हुआ माउंटेन ने केवल 32 टोकन रखे थे और बाकी 3 प्रमुख चुनौतियों में 9 टोकन शेष थे। इन चुनौतियों को पार किए बिना हुआ माउंटेन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी अधिकतम 11 टोकन ही प्राप्त कर सकती थी, बशर्ते वे शेष चौकियों को ढूंढकर उन्हें पार कर लें। पूर्वी दिशा से सूर्योदय। त्याडू चोटी ऊंची और राजसी, खड़ी और भव्य थी। इसके ऊपर एक शिलालेख था, परम शिखर की ओर आरोहण करो। याओ चेंग शिखर पर पहुंचकर दूर तक देखने लगा। उसकी पैनी नजर ब्राइट पीक की ओर गई और अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने पत्थर की नक्काशी के पीछे बने पत्थर के कक्ष पर नजर डाली। एक आकृति आराम से अंगड़ाई लेते हुए और जम्हाई लेते हुए बाहर निकली। उसके हाथ में एक तह वाला पंखा धीरे धीरे हिल रहा था। तुम कब दिन के उजाले में फीनिक्स या सारस पर सवार होकर त्याडू शिखर पर बादलों के बीच विचरण करोगे? भाई याओ, मैंने तुम्हारी ईगल क्लॉ तकनीक की शक्ति पर देवताओं की चीखें और भूतों के विलाप सुने हैं। क्या आज मुझे इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? ली कोन कोन ने मुस्कुराते हुए गाना गाया। याओ चेंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, मीठे शब्दों से बात को घुमा फिराकर क्यों करना? तुम लोग बस लड़ना चाहते हो, है ना? चलो, किसी और को छिपने की जरूरत नहीं है, सब एक साथ बाहर आ जाओ। मैं, याओ चेंग, तुम सबको चुनौती देता हूं। एक झटके में ली कोन कोन ने अपना फोल्डिंग पंखा बंद किया और कहा, वाह, कितनी हिम्मत है, लेकिन ये सिर्फ मैं ही हूं। वो हर कदम के साथ आगे बढ़ता गया, फिर अचानक झपटा। याओ चेंग का चील जैसा पंजा ली कोन कोन के चेहरे की ओर बढ़ा। उसकी तीनों उंगलियां चमकदार ठंडी ईगल क्लॉ सेट से सजी हुई थीं। धातुओं के टकराने की आवाज तेज और स्पष्ट गूंजी, मानो बादलों को चीरते हुए पत्थरों को चीर रही हो। लेकिन ली कोन कोन ने पंखे को पकड़े हुए एक हाथ से चील जैसे पंजे के घातक प्रहार को रोक दिया। उसने उपहास किया, ऊंचे देवदार के पेड़ों और उमड़ती लहरों से तराशा हुआ उसका लोहे का पंखा चील के पंजे को मुड़ते हुए नीचे की ओर घूमा और एक बर्फीली ठंडी ताकत के साथ याओ चेंग के पेट की ओर वार किया। याओ चेंग तेजी से एक चट्टान के किनारे की ओर पीछे हट गया। अपने प्रतीक चिन्ह और टोकन मुझे सौंप दो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ली कोन कोन से एक भयानक गति निकल रही थी जो सीधे आकाश की ओर बढ़ रही थी। आपके सपनों में, याओ चेंग दहाड़ा और अपना दाहिना पंजा अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ाया।
तभी एक मुड़ने वाले पंखे ने धीरे से उसका पंजा रोक दिया और अचानक उसकी हथेली में कुछ फट गया, जिससे सफेद पाउडर का एक बड़ा बादल फैल गया। जहर को लेकर चिंतित ली कोन कोन थोड़ा पीछे हट गए। उसने शांत भाव से अपने पंखे से सफेद धुएं को हटाया और तियांडू चोटी की खड़ी चट्टानों को देखते हुए एक आकृति को पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखा, मानो कोई विशाल पेंग अपने पंख फैलाकर उड़ रहा हो। ली कोन कोन के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने याओ चेन का पीछा करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि यिन शिशी नीचे अपनी टीम का नेतृत्व कर रही थी। अब आगे चीजें आसान हो जाएंगी। त्याडू चोटी से उसकी आकृति गायब हो गई। वह दीवारों पर चढ़ता हुआ सीधे ब्राइट पीक की ओर बढ़ गया। चेन दाओके को लू चेनझो, तियान शिंगजियान और अन्य ने हराया और वह प्रतियोगिता से बाहर हो गए। याओ चेन को यिन शिशी, क्वूपिंग और अन्य ने हरा दिया और वह प्रतियोगिता से बाहर हो गए। दो खबरें एक के बाद एक तेजी से आईं। लोट्स पीक के स्थल पर ओल्ड तियान और लू चेनझो की 4 सदस्यीय टुकड़ी रुक गई। उनके चेहरे गंभीर थे। उन्होंने अभी अभी हुआंगशान के 9वें रैंक के एक अकेले विशेषज्ञ को हराया था, जिससे उन्हें संख्यात्मक लाभ मिला था, लेकिन अगले ही पल वह लाभ गायब हो गया। जिस बात को लेकर हम सबसे ज्यादा चिंतित थे वही हो गया है। अगर झो शिनकोन बाहर हो जाता है तो आगे खेलने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ली कोन कोन एक पहाड़ की तरह मंडरा रहा था, जो हर किसी के दिमाग पर भारी बोझ डाल रहा था। हेलीकॉप्टर में सवार होकर याओ चेन को ले जाया गया। उन्हें अपने शिक्षक का फोन आया, जिसमें ग्रैंडमास्टर याओ का फोन था। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। टीम वर्क क्या तुम समझते हो? याओ चेंग ने चुपचाप बिना कुछ कहे डांट सहन कर ली। क्विंटियन कांग ने कहा, ग्रैंडमास्टर याओ कृपया शांत हो जाए। याओ चेंग बस बदकिस्मत थे। ली शॉकुन, तुम में हमेशा मेरी भावनाओं का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी जरूरत के हिसाब से शिक्षित करो, वरना वह कभी आसमान में उड़ने वाला चील नहीं बन पाएगा। वो जुन ने नीचे की ओर देखा और धीरे से आह भरी। हम और सदस्यों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, अन्यथा हम निश्चित रूप से हार जाएंगे। ब्राइट पीक 1860 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये हुआंगशान की 3 मुख्य चोटियों में से एक है। पूर्व और पश्चिम में बादलों का विशाल सागर उमड़ रहा था और सूर्य आकाश में काफी ऊपर था। चट्टानों के बीच झो शिनकोंग ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित करते हुए सूखे पेड़ जैसे दिखने वाले चील के मुड़े हुए जड़ों पर पालथी मारकर बैठ गया। उसे हुआंगशान मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय के लोगों की गर्व भरी चर्चा सुनाई दे रही थी। ये प्रतियोगिता बहुत कठिन थी। जियाओ हे को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह सिर्फ एक प्रतीक था, लेकिन वांग होंगदाओ और याओ चेंग जैसे 2 दुर्जेय विशेषज्ञों के बाहर होने से उसे एक बुरी आशंका हुई। समय बीतता गया, दोपहर होने वाली थी। ली कोन कोन एक चित्र की तरह सुंदर ढंग से आगे बढ़े, अनायास ही विचित्र आकार के चील के पेड़ों और चट्टानों को पार करते हुए आज की लड़ाई के लिए बनाए गए मंच पर धीरे से उतरे, जो अंतिम युद्ध का मैदान था। ब्राइट पीक स्टेज। जो लोग मंच से गिर गए वे हार गए। चारों ओर एक खड़ी चट्टान थी, जिससे प्रतियोगियों को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा था। यदि वे अपने प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला नहीं कर पाते तो उन्हें हार माननी पड़ती, और यदि दुर्भाग्यवश वे चट्टान से नीचे गिर जाते तो उस्ताद उनकी मदद के लिए आ जाते। मैच का प्रारूप 5 बनाम 5 टीमों का मुकाबला था। ऊंचे आकाश में हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। सफेद भौहों वाला एक गंजा बूढ़ा आदमी भिक्षुओं जैसी प्रशिक्षण पोशाक पहने द्वार पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी दयालु दृष्टि ब्राइट पीक के मंच पर पड़ी और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए वह पुरानी यादों में खो गया। हुआंगशान, बहुत समय हो गया। मार्शल आर्ट विभाग के प्रमुख ने मुस्कुराते हुए कहा। डिंग युआन ज़ेन मास्टर, अगली बार जब आप आएंगे तो शायद 8 साल बाद आएंगे। शून्य लोक की वजह से आप पिछली हुआ पर्वत तलवार चर्चा में शामिल नहीं हो सके, लेकिन हम कनिष्ठ शिष्य आपको भूले नहीं हैं। 5 बौद्ध संप्रदायों के कई युवा शिष्य आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी भी एक सीमा है। किंवदंतियों के महान गुरु तुओ तियान प्रधान भिक्षु कभी बूढ़े नहीं होते। मैं प्रसिद्ध ड्रैगन हाथी स्वर्ग सहायक दिव्य कौशल को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तुओ तियान मुख्य भिक्षु डिंग युआन ज़ेन मास्टर, सोनशान मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर जो बौद्ध धर्म और दर्शन में पारंगत हैं और एक ग्रैंड मास्टर भी हैं, ने पहले आयोजित अखिल राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिताओं में से एक में नेतृत्व सूची में 5वां स्थान प्राप्त किया। ड्रैगन एलिफेंट हेवन सपोर्टिंग डिवाइन स्किल की उत्पत्ति पश्चिमी क्षेत्रों के बौद्ध धर्म से हुई है। डिवाइन स्किल क्या है? ये सच्ची कला से परे मानव मार्शल आर्ट की उपलब्धियों का शिखर है। दिव्य कौशल की शक्ति देवताओं और अमर प्राणियों के समान है।
बौद्ध दिव्य कौशलों में ड्रैगन एलिफेंट हेवन सपोर्टिंग डिवाइन स्किल एक श्रेष्ठ विधि है जिसके लिए उच्च आधारभूत ज्ञान और समझ के साथ साथ बौद्ध धर्म और मुक्केबाजी के विभिन्न क्षेत्रों की गहरी समझ आवश्यक है। इसकी एक विशेषता है, सीखना आसान है लेकिन इसमें महारत हासिल करना कठिन है और बाद में कठिनाई तेजी से बढ़ती जाती है। इतिहास भर में कई बौद्ध गुरुओं ने इस पद्धति का अभ्यास किया है, फिर भी कोई भी इसकी चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाया है। बौद्ध गुरुओं के अलावा अन्य लोग भी इस साधना तकनीक को आजमाने से कतराते हैं। मार्शल आर्ट विभाग के प्रमुख डिंग युआन ज़ेन मास्टर के कट्टर अनुयायी थे और उन्होंने पूछताछ की। ज़ेन मास्टर, मैंने सुना है कि कांटियन ड्रैगन किंग ने एक बार बौद्ध संप्रदाय से ड्रैगन एलिफेंट हेवन सपोर्टिंग डिवाइन स्किल सीखने की कोशिश की थी। अपनी अद्वितीय प्रतिभा के साथ उन्होंने अब तक इसमें महारत हासिल कर ली होगी, है ना? डिंग युआन ज़ेन मास्टर ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, शायद उसने किया हो। ब्राइट पीक का अखाड़ा। हुआनशान स्थित मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय के 5 विशेषज्ञ ली कोन कोन, यिन शिशी, कुपिन, नी किंगशुन और झूगेयांग एक साथ एकत्रित हुए। उनमें से प्रत्येक अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करता था और अलग अलग मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था। ची मेन लिजली फैन, ड्यूल स्वॉर्ड्स, यानलिंग ब्लेड, रेड टेसल स्पीयर और झूगेयांग का ब्लैक आयरन हैमर। हथौड़े के आकार के हथियार शक्तिशाली तो होते हैं लेकिन अपेक्षाकृत भारी होते हैं। मार्शल आर्ट के शुरुआती स्तर के लोगों में से बहुत कम लोग इनका उपयोग करना पसंद करते हैं। आगे पहाड़ी रास्ते पर बूढ़ा तियान और उसका 4 लोगों का समूह भी पहुंच गया। उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन झो शिनकोन का कोई निशान नहीं मिला, उनके चेहरे उदास हो गए। अच्छी खबर ये थी कि प्रसारण में झो शिनकोन के बाहर होने की घोषणा नहीं की गई थी। वह संभवतः कहीं छिपा हुआ था। लू चेंझो ने अपने विरोधियों के हथियारों को देखा, उनकी आंखें थोड़ी सी झिलमिला उठीं। हर एक पिछले वाले से अधिक क्रूर है। ड्रैगन सिटी एक बार फिर से अधिक नुकसान में है। ड्रैगन सिटी के सभी सदस्य मुक्केबाजी का अभ्यास करते थे, जिनमें से अधिकांश मुक्केबाजी के लिए धारदार चाबुक और इसी तरह के हाथ में पकड़ने वाले हथियारों का इस्तेमाल करते थे। चेन शियाओयुन जैसे बहुत कम लोग थे जो लंबे चाबुक चलाते थे। शुरुआत में लंबे हथियारों के सामने वे स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ जाते थे। तलवारों से निपटना आसान था लेकिन वह हथौड़ा चलाने वाला सचमुच बेहद खतरनाक था। लू चेंझो ने भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए उसे पहले ही खत्म करने का फैसला किया। उसका क्रॉस ट्रेनिंग कौशल जबरदस्त था, जो तीखे वारों से बचाव करने में सक्षम था, लेकिन हथौड़े की मारक क्षमता मुख्य रूप से कुंद बल से आती थी। अगर वह बचाव करने में नाकाम रहता और डार्क फोर्स से भरा हथौड़ा उस पर वार करता तो सुरक्षात्मक गियर पहने होने के बावजूद भी उसे आंतरिक चोटें या फ्रैक्चर हो सकते थे, जो बाजी फिस्ट से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। गोल्डन बॉडी स्किल होने के बावजूद इतने शक्तिशाली हथौड़े के वार का सामना करना कठिन है। उसने अपने मन को शांत किया और आकाश में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर की ओर देखा। सफेद भौहों वाले भिक्षु की निगाहें लू चेंझो से मिली और भिक्षु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लू चेंझो पहले तो चौंक गया, फिर मुस्कुराया और अपनी नजरें हटा ली। जब ग्रैंडमास्टर अखाड़े की देखरेख कर रहे हों तो जानलेवा खतरे की कोई चिंता नहीं है। इसके अलावा हाल के वर्षों में स्वर्गीय सूची में ग्रैंडमास्टरों में 5वें स्थान पर रहने वाले ये व्यक्ति तुओतियान प्रमुख भिक्षु हैं। ली कोन कोन ने अपना पंखा हिलाया और हंसने लगे। लगता है झो शिनकोन भगोड़ा बन गया है। झुगे यांग ने अपना हथौड़ा घुमाते हुए घोषणा की। इस लड़ाई में अब रोमांच का अभाव है। नी किंगशुन ने अपना लंबा भाला उठाते हुए अपनी मुठ्ठियां भींच ली। मैं चाबुक वाले से मुकाबला करूंगा। मौजूद हथियारों में से केवल उसका 7 फुट लंबा फूलों का भाला ही लंबाई के मामले में चाबुक से कुछ हद तक मुकाबला कर सकता था, क्योंकि छोटे हथियारों की तुलना में चाबुक का फायदा बहुत अधिक होता है और इससे बाजी पलटने की संभावना रहती है। बूढ़े तियान ने सूर्य की स्थिति की जांच की। निर्णायक युद्ध का समय आ गया था। सभी लोग आगे बढ़ें और सुरक्षा सर्वोपरि है। अब उनकी एकमात्र आशा यही थी कि सभी लोग सुरक्षित वापस लौट आएं। उन्हें अब जीत की उम्मीद नहीं थी। चेन शियाओयुन सबसे पहले मंच पर कूदी, उसकी लंबी चाबुक हवा में लहराए और उसके तुरंत बाद बाकी सब भी कूद पड़े। लेपर्ड वुमन ने मुके मारने वाले दस्ताने पहने थे और ओल्ड तियान ने खास तौर पर बनाए गए लोहे के जूते पहने थे। लू चेंझो ने अपनी मुट्ठी की ब्लेड को आपस में जोड़ा और अपने हार्ड ची गोंद को सक्रिय किया। ली कोन कोन ने अपनी भौहें उठाई, अपना पंखा खोला और एक कहानीकार की तरह कहा, हुआंगशान में मुझे देखकर दुनिया में कोई और पहाड़ नहीं बचता। ये नारा हुआंगशान स्थित मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ था। हुआंगशान समूह ने पूरी गति से हमला किया। तलवारें, भाले और हथौड़े एक साथ प्रहार कर रहे थे।
उसी समय एक आकृति तेजी से चट्टान की चोटी पर चढ़ गई और अखाड़े में उड़ते हुए भयभीत अजगर की तरह प्रकट हुई। झो शिनकोंग ने अचानक एक आश्चर्यजनक हमला किया। उसके 5 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन मुक्कों में ड्रैगन के दांत लहरा रहे थे, जो ठंडी चमक बिखेरते हुए हथौड़ा लिए हुए झुगे यान की पीठ की ओर सीधे निशाना साध रहे थे। लू चेंझोऊ की तरह उसने भी छिपकर सब कुछ देखा था और झुगे यान को बहुत बड़ा खतरा समझा था। झुगे यान की कमजोर क्षमताओं को देखते हुए उसने पहले उसे खत्म करने का लक्ष्य रखा ताकि ली कोन को आसानी से निपटाया जा सके। अगर उसने ली कोन पर हमला किया होता तो उसकी जबरदस्त क्षमताओं को देखते हुए झो शिनकोन को शायद कुछ भी हासिल नहीं होता। सबसे पहली प्राथमिकता उनकी संख्या को कम करना थी, तभी वे ली कोन का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए एकजुट हो सकते थे। मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय के लोग स्तब्ध और क्रोधित दोनों थे। कितना घिनौना! सावधान रहें, जुगे यांग। यिन शिशी ने सहायता करने की कोशिश की, लेकिन वह तेंदुआ महिला के चंगुल में फंस गया। उसकी दोनों तलवारें बिजली की तरह तेज और भयंकर प्रहार करती थीं। लेकिन 9वें रैंक की अनुभवी विशेषज्ञ लेपर्ड वुमन ने आगे बढ़ते हुए कम दूरी की लड़ाई के फायदे का लाभ उठाने के लिए अपने नकल डस्टर्स का इस्तेमाल तलवार के वारों को बेअसर करने के लिए किया। हथियारों की कमी के कारण लेपर्ड वुमन यिन शिशी का मुकाबला नहीं कर सकी। वह केवल समय बिताने के लिए अपने साथियों के आने और स्थिति को पलटने का इंतजार कर सकती थी। और तियान ने अनायास ही ली कोन से मुकाबला किया और घोड़े के रूप में छायाहीन पैरों की एक जोड़ी को तैनात किया, जिससे लगातार भाले की तरह वार करने वाली परछाइयां उत्पन्न हुईं और आश्चर्यजनक रूप से क्षण भर के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को दबा दिया। ली कोन ने भौहें चढ़ाईं। तुम भी 10वें रैंक पर हो क्या? 10वें स्थान पर केवल तुम ही आ सकते हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। 10वें रैंक के सैनिकों में भी असमानताएं होती हैं। उसने अचानक अपना फुर्सत का पंखा चलाया, जो धर्मचक्र की तरह घूम रहा था और उसकी ऊर्जा हर चीज को चीर रही थी। बूढ़े तियान ने उसे लात मारकर दूर कर दिया और पास आकर चारों ओर से लातों की ताबड़तोड़ बौछार कर दी। ली कोन के मुक्केबाजी कौशल प्रभावशाली थे, वह बस अपने पंखे से दिखावा करना पसंद करता था। उसने ओल तियान की लात को रोका और फिर अंधकार शक्ति से भरी हथेली से उसे पीछे धकेल दिया। उसने गिरते हुए लीजे फैन को पकड़ लिया और अपने फायदे का पीछा किया। दूसरी ओर क्वू पिंग ने घात लगाकर बैठे झूगे यान की मदद करने के लिए दौड़ लगाई। उसकी शक्ति से घुमाई गई यानलिंग तलवार से झो शिनकोन की ओर ठंडी रोशनी की लकीरें निकली। झो शिनकोन ने अपनी मुट्ठी की तलवारें लहराईं, जिनकी टक्कर से गूंज सुनाई दी। तभी झूगे यांग ने एक जोरदार गोल हथौड़ा चलाया, जो ताय पर्वत की तरह कुचल गया। तभी एक रहस्यमय आकृति ने उड़ती हुई साइड किक मारी, जिससे झूगे यांग को अपने हथौड़े के साथ बगल में हटना पड़ा। झो शिनकोन क्वू पिंग को 100 चालों के लिए बांधे रखो। ये कहने के बाद लू चेंझोऊ ने अपनी मुट्ठी की तलवार झुगे यांग की छाती की ओर बढ़ा दी। झुगे यांग गुस्से से दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? क्या लू चेंझोऊ का इरादा उसे 100 चालों के भीतर ही बाहर करने का था? वह 9वीं श्रेणी का प्रतिभाशाली छात्र था, वह इस तरह के अपमान को कैसे सहन कर सकता था? हथौड़े पर नजर रखो। झुगे यांग ने हथौड़े के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल किया, एक के बाद एक वार करते हुए, मानो एक दूसरे पर चढ़ती पर्वत श्रृंखलाओं की तरह एक अभेद्य प्रहार कर रहा हो। लू चेंझोऊ ने सीधे टकराव करने की हिम्मत नहीं की। उसने टाइगर स्वेलो ड्यूल फॉर्म्स मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इधर उधर फुदकते हुए वार किए। झुगे यांग के लगातार हथौड़े के वार हवा में ही धंसते रहे और 13 चालों के बाद वह कहे बिना नहीं रह सका। बचने की हिम्मत ही कैसे हुई, कितना काया है। उसकी टिप्पणी बेहद बेशर्म थी। ठंडे हथियारों की लड़ाई में आम लोग हथौड़े के सीधे वार को भी नहीं झेल पाते। तलवारें या भाले भी काफी नहीं होते, लू चेंझोऊ के मुके की तलवार की तो बात ही छोड़िए। इसलिए लू ने झुगे यांग के ताने को अनसुना कर दिया और अपनी श्रेष्ठ चाल चलन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लगातार अगल बगल से हमला करता रहा, जिससे झुगे यांग थककर हौंफने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया। उसके दोनों हथौड़ों का कुल वजन 180 पाउंड था। एक आम आदमी जो व्यायाम नहीं करता, उसे इन्हें उठाना मुश्किल लगता, लेकिन वह 9वें दर्जे का विशेषज्ञ था और हथौड़ा तकनीक का अभ्यास करता था, साथ ही उसके पास असीम ऊर्जा थी। हालांकि लगातार लड़ाई में वह मुक्केबाजी तकनीक को मात नहीं दे सकता था। लू चेंझोऊ का इरादा देखकर उसने जोर से दहाड़ लगाई, तेजी से आगे बढ़ा और अराजक पवन हथौड़ा तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी ताकत से हराने की कोशिश की। जब तक लू चेंझोऊ को उसके हथौड़े से चोट लगती रहेगी, वह खेल से बाहर रहेगा।
हथौड़े से आमने सामने की लड़ाई में त्वरित समाधान ही रणनीति का सर्वोपरि है। धड़ 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 धड़। लू चेंझोउ ने सुरक्षित दूरी बनाए रखी, उसका शरीर कांप रहा था। जनरल आर्मर रिमूवल फोर्स का उपयोग करते हुए उसने अपनी मुट्ठी की तलवार से बगल से वार किया, जिससे हथौड़े की शक्ति बेअसर हो गई। वह पीछे हटता रहा और अनजाने में झूगे यांग ने उसे अखाड़े के किनारे तक धकेल दिया। उसके पीछे एक चट्टान थी। हाँ हाँ हाँ, नीचे जाओ। झुगे यांग ने उग्रता से आगे बढ़ते हुए सीधे केंद्र पर प्रहार किया। लू चेंझोउ एक तरफ हट गया और पलट गया, उसकी मुट्ठी की दोनों धारें हथौड़े को पकड़ने का मौका पाकर झपट पड़ी। एक जबरदस्त बल ने लू चेंझोउ की भुजाओं को सुन्न कर दिया और वह कराहते हुए ताई ची यिन यांग मछली की तरह अपने शरीर को घुमाने लगा। हथौड़े के प्रहार की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने उस बल को झूगे यांग की ओर मोड़ दिया, उसे बाहर की ओर घुमाया और बिजली की गति से बाघ की पूंछ वाले पैर से उसकी पीठ पर वार किया। झूगे यांग रेलिंग से टकरा गया, उसका आधा शरीर चट्टान से लटक रहा था। उसने हौंफते हुए सांस ली और तुरंत पलटवार करने के लिए मुड़ा। लेकिन अब लू चेंझोउ का समय था। जब बाघ का रूप स्थिर होता है तो वह गहरे समुद्र की तरह शांत होता है, जब वह गति करता है तो वह तूफान की तरह होता है। प्रेतों की तरह मुट्ठियों के वार झूगे यांग के गले, छाती, पेट और अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर केंद्रित हो गए। झूगे यांग केवल अपने दोनों हथौड़ों से ही बचाव कर सका, लेकिन उसकी पीठ रेलिंग से लगी हुई थी और उसके पास हिलने डुलने की कोई जगह नहीं थी। 21 चालों तक किसी तरह टिके रहने के बाद लू चेंझोउ के जोरदार कदम और कुचलने वाली मुट्ठियों ने उसकी छाती पर प्रहार किया, जिससे अंधेरी शक्ति का विस्फोट हुआ और वह 3 गज दूर जा गिरा। उसकी कुशलता को देखते हुए हवा में सहारा लेने के लिए कुछ भी नहीं था और उसका गिरना तय था। लू चेंझोउ ने अपनी नजरें हटा ली और मन ही मन सोचने लगा। 66 चालें। उसने चारों ओर देखा और फिर ली कोन कोन और ओल्ड तियान के युद्ध क्षेत्र की ओर मुड़ गया। उसकी नजर में ओल्ड तियान सबसे ज्यादा दबाव में था और उस पर हार का खतरा मंडरा रहा था। टीम उसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जुगे यांग, यिन शिशी ने कहा, तेंदुआ महिला के साथ उलझी हुई। अगले ही पल एक आकृति हवा में तेजी से गुजरी। इससे पहले कि दूसरे लोग साफ देख पाते, झूगे यांग ने अपनी आंखें खोली और खुद को एक हेलीकॉप्टर पर पाया। वह एक बूढ़े भिक्षु की बाहों में लेटा हुआ था। क्या ये प्रसिद्ध तुओ तियान प्रधान भिक्षु थे? अभी भी सदमे में उसने खुद को शांत किया और कहा, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्रैंड मास्टर। यह मेरा कर्तव्य है। अब आप बाहर जा सकते हैं। अफसोस, यह मेरी ही गलती है कि मैं बहुत आक्रामक हो गया था। झुगे यांग ने अपने हथौड़े नीचे रख दिए और चल रहे युद्ध को देखने लगा। बदकिस्मती, अब मुकाबला 5 के मुकाबले 4 का है। सौभाग्य से ली कोन कोन है मैदान पर। झुगे यांग को पराजित देखकर ली कोन कोन ने आह भरी और उसकी पनके की तकनीक और भी उग्र हो गई। उसने ओल्ड तियान के लातों को रोकने के लिए इसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया और साथ ही साथ इसे तलवार की तरह शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर वार किया। आक्रमण और बचाव का मिलाजुला रूप यही था लेजर फैन। अचानक बेहतर स्थिति में मौजूद ली कोन कोन दाईं ओर हट गया। सूरज की रोशनी में चमकता हुआ एक बाघ का पंजा ठंडी आभा के साथ उसके कपड़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ा और उसके नीचे पहने हुए उन्नत सुरक्षात्मक सूट को उजागर कर दिया, जिस पर बने सफेद निशान तुरंत ठीक हो गए। ली कोन कोन ने गहरी सांस छोड़ी और शांत भाव से उन दोनों का सामना किया। चलो भी। लू चेंझोउ और ओल्ड तियान ने बाएं और दाएं से हमला किया। ओल्ड तियान ने लगातार कई फ्लाइंग किक मारी, जिन्हें ली कोन कोन ने आरामदेह पंखे से रोक दिया। वहीं लू चेंझोउ ने इस मौके का फायदा उठाते हुए ली कोन कोन पर जोरदार मुक्केबाजी की। ली कोन कोन ने खतरे के बीच भी संयम बनाए रखा और घूमकर ओल्ड तियान की फ्लाइंग किक को आरामदेह पंखे से हल्के से दूर कर दिया। इस गति का फायदा उठाते हुए किक लू चेंझोउ की बाह पर लगी। लू चेंझोउ हवा में उछल गया, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस व्यक्ति ने यिन यांग अम्ब्रेला स्पिन में भी महारत हासिल कर ली थी। ली कोन कोन, जो बेहद शांत दिख रहा था, ने अपने पैरों की हरकत के साथ तालमेल बिठाते हुए एक झटके में अपना तय करने वाला पंखा खोला और ओल्ड तियान को कई कदम पीछे धकेल दिया। उसका शरीर ऐसे आगे बढ़ा जैसे नदी में स्याही छिड़की जा रही हो। प्रथम श्रेणी की गति तकनीक, नदी को मटमैला करने वाली स्याही के छींटे मारने की कला। फुर्सत का पंखा हवा में क्षैतिज रूप से लहराता हुआ रेलिंग से टकराया और लोहे की सलाखों को मोड़कर विकृत कर दिया, जिससे दरारें पड़ गईं। ली कोन कोन ने साहपूर्वक पुनः हमला किया, लेकिन इस बार ओल्ड तियान ने लगातार 3 निचले कोड़े जैसे पैरों से उसे बीच में ही रोक दिया और ली कोन कोन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
लू चेंझोउ ने ली कोन के पीछे हटने का रास्ता रोक दिया और झुककर उसके निचले पैर पर वार किया। ली कोन मछली की तरह फुर्ती से उछला और बच निकला। उसका तय करने वाला पंखा लू चेंझोउ की छाती पर जा लगा। थप्पड़। एक प्रचंड बल ने लू चेंझोउ के शरीर को अस्थिर कर दिया और केवल यिन यांग अम्ब्रेला स्पिन के सहारे ही वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। उसकी आंतरिक ऊर्जा उग्र रूप से उथल पुथल मचा रही थी। इस प्रहार की शक्ति पर्वत देव मंदिर की भयंकर आत्माओं के पूंछ के वार से भी कहीं अधिक तीव्र थी। निस्संदेह वह चरम सीमा क्षेत्र का एक अनुभवी योद्धा था, वास्तव में बेहद शक्तिशाली। बेशक उसके पास क्रॉस ट्रेनिंग और सुरक्षा के लिए एडवांस्ड प्रोटेक्टिव सूट था, इसलिए उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यह देखकर ली कोन ने मन ही मन सोचा, एक सामान्य व्यक्ति भी, भले ही उसने मध्यम स्तर का सुरक्षात्मक कवच पहना हो, इस चाल को रोकने में मुश्किल महसूस करेगा। लू चेंझोउ की यह कठिन चीगोन वाकई खतरनाक है। बेहतर होगा कि पहले तियान शिंगजियान को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्हें एहसास हुआ कि ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में वान होंगदाओ के अलावा और भी लोग हैं। असल में सबसे मुश्किल चुनौती लू चेंझोउ को हासिल करना था। लू चेंझोउ के पंचकिल से बचते हुए वह पहाड़ की चोटी पर तेज हवाओं के बीच उड़ गया। तियान शिंगजियान का लोअर विप लेग उस पर हमला करने आया, जिसे ली कोन ने लीजे फैन का उपयोग करके रोक दिया। उसने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और ऊपर की ओर प्रहार करने के लिए मुट्ठी बनाई। धड़ाम। बूढ़ा तियान पलट गया और आखिरकार खुद को संभाल लिया। ली कोन एक विषैले सांप की तरह ओल्ड तियान के पैरों के वार को भेदते हुए आगे बढ़ता रहा। पंखा बार बार खुलता और बंद होता रहा, जिससे ओल्ड तियान को पीछे हटना पड़ा। इस बार लू चेंझोउ ने पीछे से फिर हमला किया। ली कोन रेलिंग पर कूद गया और हवा में लुढ़कते हुए हमले से बच गया। ओल्ड तियान के लोहे जैसे पैर हवा में लगातार वार करते रहे, वहीं लू चेंझोउ के मुंह के ठंडी रोशनी से चमकते हुए बार बार वार करते रहे। ली कोन दो लोगों के खिलाफ डटे हुए हैं, लड़ाई कुछ समय के लिए गतिरोध में है। अन्य युद्ध क्षेत्रों पर सांपों की तरह लंबे कोड़े, अजगरों की तरह लंबे भाले, अजगर और सांप युद्ध में उलझे हुए। चेन शियाओयुन और नी किंगशुन के बीच एक लंबा युद्ध छिड़ा हुआ था। झो शिनकोन की ड्रैगन क्लॉ स्किल बनाम यानलिंग ब्लेड, दोनों में से कोई भी जीत हासिल करने में सक्षम नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल में थी लेपर्ड वुमन। उसके 4 उंगलियों वाले मुंह के वॉर्ड थिंग्स के खिलाफ तो ठीक थे, लेकिन येन शिशी की दोहरी तलवारों से बचाव करना बेहद कठिन था। उस पर पहले ही कई बार वार हो चुके थे, और अगर उसने मध्यम स्तर का सुरक्षात्मक कवच न पहना होता तो वह और देर तक टिक नहीं पाती। ली कोन का दिल खुशी से उछल पड़ा। एक बार जब कक्षा की नेता लेपर्ड वुमन को हरा देगी तो हम जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। वह 2 हाथों से 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकता था और उनकी संयुक्त शक्ति का भी मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन ली कोन को विश्वास था कि वह तेंदुआ महिला के पराजित होने और बाहर होने तक सैकड़ों चालों तक उन दोनों के खिलाफ खुद को संभाल सकता है। लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। लू चेंझोउ के पास अभी भी एक ऐसा घातक दांव था जिसका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, टाइगर रोर और टाइगर एविल। दुश्मन उसकी क्षमताओं से वाकिफ थे, इसलिए वे निश्चित रूप से सतर्क थे। अगर वह दहाड़ता नहीं तो ठीक था, लेकिन एक बार जब वह दहाड़ता तो उसे ही भाग्य का फैसला करना होता। उन्होंने लेपर्ड वुमन की तरफ की स्थिति का भी जायजा लिया। हमें जल्द से जल्द समाधान की जरूरत है। यिन शिशी के आने और सहायता करने का इंतजार करने का मतलब निश्चित हार है। ओल्ड तियान को भी एहसास हो गया था कि युद्ध की स्थिति गंभीर है। उसकी सांस थोड़ी फूल रही थी। पैरों की तकनीकों में बहुत अधिक शक्ति खर्च हो रही थी। उसने अचानक दिशा बदल दी, ली कोन को छोड़कर यिन शिशी की ओर धावा बोल दिया। ली कोन के चेहरे के भाव बदल गए। मेरे साथ रहो। वह रेलिंग से नीचे कूदा, अपने आराम के पंखे को तलवार में बदल दिया और बूढ़े तियान की पीठ पर वार किया। बूढ़ा तियान आगे की ओर लुढ़क गया और हमले से बच गया। उसी क्षण लू चेंझोउ ने कहा, बूढ़े तियान 30 चालों तक रुक जाओ, मैं जाकर यिन शिशी को हरा देता हूं। आगे बढ़ो। ओल्ड तियान ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन ली कोन के आक्रमण के सामने वह बड़ी मुश्किल से टिक पाया। ली कोन के चेहरे के भाव कई बार बदले। वह लू चेंझोउ की ताकत को जानता था। अगर वह लड़ाई में शामिल हो जाता तो वह जल्दी ही लेपर्ड वुमन के साथ मिलकर ओल्ड तियान के हारने से पहले ही कक्षा के नेता को खत्म कर सकता था। उसने ओल्ड तियान को पीछे धकेल दिया और लीजर फैन उड़कर लू चेंझोउ की ओर तेजी से बढ़ गया। लू चेंझोउ ने अचानक दिशा बदली और रेलिंग से टकरा गई। उसने आक्रामक ढंग से नीचे की ओर पैर से वार करने की तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे लौट रहे लीजर फैन को नीचे गिरा दिया। फिर बूढ़े तियान ने बिजली की गति से उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया।
मेरा फैन धिक्कार है। ली कॉन कॉन घबरा गया, उन दोनों ने उसे अपना पंखा प्रकट करने के लिए छल किया था। उसने अपनी मुट्ठियों और हथेलियों से ओल्ड तियान के हमलों को रोका, जिससे वह ऊपरी हाथ में था लेकिन उसमें घातक शक्ति की कमी थी। तभी लू चेंझो रेलिंग से नीचे कूद गया और सीधे ली कॉन कॉन पर लात मारी, जिसने बचकर लू चेंझो का दाहिना पैर पकड़ लिया। नीचे जाना। उसने जोरदार प्रहार किया, यिन यांग अम्ब्रेला स्पिन शुरू किया और लू चेंझो को हवा में उड़ाने का प्रयास किया। गर्जन। ब्राइट पीक पर एक दहाड़ गूंजी जिससे धरती कांप उठी और विमान से देख रहे मास्टर डिंग युआन भी थोड़ा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दिस लड़ इज इंडीड suitable to learn a Buddhist Vajra lion roar. Li Kong had been cautious of Lu Chenzu's tiger roar, but in his disadvantaged and frantic state he became somewhat panicked, thus momentarily stunned. Lu Chenzu hooked his neck with the right leg, utilizing Li Kong's flinging force to pull him towards the cliff edge. Old Tian rejoiced, aiming a kick at Li Kong. But Li Kong deflected it with one hand using Hua Realm, flinging Old Tian aside while also shoving Lu Chenzu away, his sweeping leg kick sending Old Tian directly out of the ring. Damn, I was careless. Old Tian regretted midair, later safely caught by a Grandmaster. You can go down too. At that moment, Lu Chenzu wrapped around Li Kong's legs, fist blade tearing at his pants, hooking onto the protective gear. Li Kong, with hands pounding the ground, thrust up, switching fists to claws, reaching for Lu Chenzu's face. Lu Chenzu ducked his head, the yin-yang umbrella spin gaining momentum by borrowing force, spinning Li Kong like a windmill, then throwing him out. Li Kong casually grabbed a strange pine branch on the edge of the cliff, intending to break it off and return, but Lu Chenzu turned around and kicked him in the chest. Li Kong then grabbed Lu Chenzu's ankle. You should come down and join me. At that critical moment, Lu Chenzu grabbed the railing, flipped over with a tiger on a roll, and swung Li Kong out. Watching his opponent plummet straight into the abyss, he was then caught by the fleeting figure of a Grandmaster. He gasped for air, heart still pounding. This guy's combat awareness is too strong. He hadn't expected that he and Old Tian, fighting 2 against 1, could still almost be killed in retaliation. On the helicopter, Old Tian gave Li Kong a sly smile. It looks like we've won. Li Kong sneered. It's too early to say. Yin Shishi is very strong, there's still a chance for turnaround in Huvangshan. Lu Chenzu took a breath and roared loudly. The profound and extended tiger roar echoed through the mountains as he lunged behind Yin Shishi, his fist blade swinging like the wind. Yin Shishi countered with a Su-Keen sword block, quickly creating distance, but with Li Kong no longer suppressing him, Lu Chenzu was utterly unrestrained, his attacks ferocious. His fist blade attacked from every direction, crisscrossing wildly, with tiger evil surging forth. Paired with his unstoppable aura, he forced Yin Shishi into a steady retreat. Leopard Woman took the opportunity to catch her breath and struck directly at Yin Shishi's soft waist with the Golden Leopard triple cannon. With a loud bang, Yin Shishi flew sideways, hitting the railing. Before she could recover and counterattack, Lu Chenzu was already on her, slashing deep claw marks on the railing with his fist blade. यिन शिशी ने वार से बचने के लिए करवट बदली और अपने दाहिने हाथ से ऊपर की ओर वार किया, लेकिन लू चेंझो ने तुरंत उसे पकड़ लिया। फिर उसने अपने बाएं हाथ से महिला की तलवार को झटक दिया, जबकि उसके पैर पटाखों की तरह लगातार वार करते रहे। सुरक्षात्मक उपकरणों के बावजूद यिन शिशी बुरी तरह पिट गई, लगातार कराहती रही और उसकी वह निर्मल अलौकिक सुंदरता खोती चली गई जो पहले उसमें थी। बाघ स्वामी के सामने 9 स्वर्गों के अमर प्राणियों का कोई महत्व नहीं, वे सब केवल शिकार हैं। लू चेंझो ने अपनी मुट्ठी की तलवार से उसकी तलवार छीन ली और यिन शिशी के अनाड़ी प्रहारों के बीच उसने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया और उसे चट्टान से नीचे फेंकने ही वाला था। मुझे मत फेंको, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मुझे ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है। अचानक यिन शिशी चीख पड़ी, उसके चेहरे पर वास्तविक भय के भाव थे। लू चेंझो ने संशयपूर्वक कहा, ऊंचाई से डरने वाला मार्शल आर्टिस्ट। घबराहट में यिन शिशी ने अपना पहचान पत्र फेंक दिया और धूल से सने उसके बाल बेतरतीब हो गए। उसका खूबसूरत चेहरा भी बिगड़ गया, जो वाकई दयनीय था। लू चेंझो ने अपनी जीती हुई वस्तुएं उठाई, जोर से दहाड़ा और तेंदुआ महिला के साथ मिलकर कू पिंग पर हमला कर दिया, जिसने अपरिहार्य स्थिति को देखते हुए थोड़ी देर संघर्ष किया और फिर आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह सड़े हुए लकड़ी के ढेर को साफ करने जैसा था। नी किनशुन ने अकेले ही कई लोगों का सामना किया और जल्दी ही हार गई।
वह जमीन पर घुटने टेककर बैठ गया, सचमुच कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह कैसे हार गया? ली कोन कोन की मौजूदगी से हुआंग शान को फायदा हुआ। लेपर्ड वुमन, चेन शियाओयुन और झोउ शिनकोन तीनों ने एक साथ लू चेंझोउ की ओर देखा तो पाया कि वह पसीने से भीगा हुआ रेलिंग से टिका हुआ है। यिन शिशी के वारों से उसके प्रशिक्षण के कपड़े बुरी तरह से फट गए थे और यहाँ तक कि उसके साधारण सुरक्षा उपकरण की सतह भी थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। तेंदुआ महिला ने अपना च्यूइंग गम थूक दिया, एक पल के लिए सोचा क्योंकि यह एक दर्शनीय स्थल था, फिर चुपचाप उसे दोबारा उठा लिया। उसने अपना अंगूठा आगे बढ़ाया और लू चेंझोउ से शांत भाव से दो शब्द कहे। बहुत बढ़िया। हुआंग शान, ब्राइट पीक। ऐसा लग रहा था मानो सब लोग सपने में हों। इस बार ड्रैगन सिटी की शुरुआत प्रतिकूल रही, ऐसा कहा जा सकता है। वांग होंगदाओ को शुरुआती मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, मानो आसमान का स्तंभ ढह गया हो। अगले मैचों में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को हराकर मैच ड्रॉ करा लिया। लेकिन ली कोन कोन की मौजूदगी के कारण ड्रैगन सिटी नुकसान में थी और जीत हासिल करना बेहद मुश्किल लग रहा था। अप्रत्याशित रूप से लू चेंझोउ ने युद्ध का रुख पलट दिया। उन्होंने एक ऐसा हमला किया जिससे झूगे यांग 100 चालों के भीतर ही हवा में उड़ गए। फिर उन्होंने ओल्ड तियान और ली कोन कोन के बीच भीषण युद्ध छेड़ा और कड़ी टक्कर के बाद उन्हें हराकर बाकी सभी को परास्त कर दिया। अंततः उन्होंने ड्रैगन सिटी को जीत दिलाई। सचमुच ये कहा जा सकता है कि उन्होंने स्थिति को हार के कगार से वापस ला खड़ा किया। चेन शियाओयुन हंसते हुए बोली, इस बार चेंझोउ को निश्चित रूप से विशेष स्तर का मूल्यांकन मिलेगा। लेपर्ड वुमन बड़ी ही खूबसूरती से रेलिंग के सहारे आगे पीछे चल रही थी। मुझे डर है कि यह उससे कहीं अधिक है। मैंने सुना है कि स्पेशल लेवल से ऊपर क्लास ए का मूल्यांकन होता है। झोउ जिनकोंग ने लू चेंझोउ को आकार दिया। आज सचमुच पहली बार उसने इस सहपाठी को पहचाना था। उसने कहा, एक सटीक मूल्यांकन। ऐसा लगता है कि वांग होंगदाओ को कभी ऐसा मूल्यांकन मिला ही नहीं है। यह मुश्किल हो सकता है। तेंदुआ महिला ने अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर एड्स। उम्मीद है। इस बार चेंझोउ का प्रदर्शन असाधारण था। वह मन ही मन उससे ईर्ष्या करती थी। भर्ती होने के बाद से उसने कई व्यावहारिक प्रशिक्षण मिशन पूरे किए थे, लेकिन उसे अभी तक विशेष स्तर प्राप्त नहीं हुआ था। वहीं दूसरी ओर चेंझोउ ने अभी अभी भर्ती कराया था और अपने पहले ही व्यावहारिक प्रशिक्षण में उसने विशेष स्तर प्राप्त कर लिया था और इस बार तो उसे उत्कृष्ट मूल्यांकन की भी उम्मीद जगी थी। कितना खट्टा। तेंगलोंग सिक्स ब्रदर्स ने सू सिटी ड्रैगन मार्शल में अभी अभी अपना नाम कमाया ही था कि उन्हें मध्य वर्ष में स्थानांतरित और उन्नत रैंक के छात्र लू चेंझोउ से एक वास्तविक सबक मिला। 6 महीने के भीतर ही वह छठे रैंक से 9वें रैंक तक पहुंच गया। क्रॉस ट्रेनिंग में अद्भुत, वास्तविक युद्ध में प्रभावशाली, मिलनसार, शिक्षकों और सहपाठियों का चहेता। भला इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? लेपर्ड वुमन पूरी तरह से आश्वस्त थी। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतरा और एक एक करके लोग उससे बाहर निकले। बूढ़ा तियान, जिसका चेहरा लाल हो गया था, नीचे आया और तुरंत लू चेंझोउ को गले लगाते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसे बहुत शर्म महसूस हुई। जीत के बावजूद लापरवाही बरतने के कारण ली कोन कोन ने उसे मार डाला था। बूढ़े तियान को ऐसा लग रहा था कि उसका 10वां रैंक एक झूठ था। याओ चेन चुपचाप सिर झुकाए वहीं खड़ा रहा। इस प्रतियोगिता में उसे केवल एक टोकन मिला था और इसके अलावा उसकी कोई उपलब्धि नहीं थी। उसे स्पेशल लेवल मूल्यांकन की उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि बी क्लास भी उसके दादाजी के लिए स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ाने जैसा होता। सबसे बढ़कर वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। उसकी हार मायने नहीं रखती थी जब तक स्कूल जीत जाता। शुरुआत में वह निम्न वर्ग के मूल तत्व से प्रेरित ज्ञान प्राप्त छात्रों का ज्यादा सम्मान नहीं करता था, खुद को आकाश में उड़ने वाला चील समझता था, उनके जैसा नहीं, जब तक कि लू चेंझोउ उनकी कक्षा में शामिल नहीं हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह तो बस एक कुएं का मेढक था, अपनी ही छोटी सी दुनिया में जी रहा था। कौन कह सकता है कि कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है? पहाड़ों के पार भी पहाड़ ही पहाड़ होंगे। जियाओ हे भी निराश होकर नीचे उतर आया। उसे देखकर चेन शियाओयुन खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। पूरी तरह लेटने पर कैसा महसूस होता है? शाओ हे ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ करना दोस्तों, मैं बहुत कमजोर हूँ। तेंदुआ महिला हंसते हुए बोली, अगर तुम कमजोर हो तो और ज्यादा अभ्यास करो। हेवनली पाइल क्लास के दौरान मुझे मत देखना। शाओ हे का चेहरा बंदर के नितंब की तरह लाल हो गया। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं था। चेन शियाओयुन दिल खोलकर हंसी। शियाओ हे को चिढ़ाना बंद करो। बहन ने तुम्हें एक झलक देखने की इजाजत दी है। शर्मिंदगी से व्याकुल होकर जियाओ हे ने चाहा कि वह ब्राइट पीक की चोटी से कूद जाए।
अचानक लू चेंझोऊ को लगा कि प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा में उसके सहपाठी काफी अच्छे थे। बस उनके व्यक्तित्व में अंतर्निहित अहंकार या उनके व्यक्तिगत गुण ही उन्हें धीरे धीरे घुलने मिलने वाला बनाते थे। हाई स्कूल के सहपाठियों की तरह सहज नहीं थे, लेकिन उनके चरित्र में कोई कमी नहीं थी। मुख्यतः इसलिए क्योंकि शीर्ष मार्शल विश्वविद्यालय में मार्शल नैतिकता समीक्षा की एक परिपक्व प्रणाली भी थी। खराब चरित्र और लगातार अवज्ञा करने वालों को अनिवार्य शिक्षा के दौरान संभवतः बाहर कर दिया जाता था। छात्रों की बुद्धि की कमी का डर नहीं था, बल्कि उनमें विकृत, अंधकार में और असामाजिक चरित्रों के साथ असाधारण प्रतिभा होने का डर था। कई बुरे लोग वास्तव में जन्म से ही बुरे होते हैं। दूसरी ओर ली कोन कोन हुआंगशान मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के लोगों को भी साथ लेकर आए। हालांकि वे अंदर से हार से दुखी थे, लेकिन उन्होंने बाहर से अपना संयम बनाए रखा। घायल और दवा ले रही ब्यूटी क्लास की अध्यक्ष यिन शिशी ने लू चेंझोऊ को उदास निगाहों से देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ड्रैगन सिटी के सभी लोगों को बधाई। ओल्ड तियान ने अपना हाथ बढ़ाया और कक्षा अध्यक्षों ने हाथ मिलाया। पहले दोस्ती, फिर प्रतिस्पर्धा। सच कहूं तो आपकी ताकत वाकई बहुत बड़ी है। अगर हमारे पास शियाओलू जैसा तुरुप का पत्ता न होता तो शायद हम हार जाते। हुआंगशान में सभी लोग लू चेंझोऊ की ओर देख रहे थे। ये व्यक्ति बेहद उग्र था, जिसने गहरी छाप छोड़ी। विशेषकर जिनलिंग, जो अभी भी सदमे में थी, बुदबुदाए। टाइगर फॉर्म का अभ्यास करना बहुत ही भयंकर है। ली कोन कोन अवचेतन रूप से अपना पंखा लहराकर कूल दिखना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में कोई फोल्डिंग पंखा नहीं है। वह अजीब तरह से हंसा और बोला, खैर, आज हमने कुछ नए दोस्त बनाए। अगर आपके पास समय हो तो आप हमारे हुआंगशान मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए आ सकते हैं। मैं, ली कोन कोन, आपका स्वागत करूंगा। चेन शियाओयुन ने मजाक में कहा, अगर यंग मास्टर ली खर्च उठा रहे हैं तो हम जरूर आएंगे। सभी ने हाथ मिलाया और संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। ली कोन कोन ने कहा, इस बार हम हार गए, अगली बार मिलते हैं। कक्षा के शिक्षक तलवारबाज सोन फैंग ने प्रसन्न किंगटियन कान को देखते हुए अपना सिर हिलाया। सू सिटी ड्रैगन मार्शल वाकई बहुत भाग्यशाली है। उनका तात्पर्य लू चेंझोऊ जैसी असाधारण प्रतिभा को हासिल करने से था। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के विकास के कारण वास्तव में वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका मूल्यांकन सामान्य मानकों से नहीं किया जा सकता था। ऐसे लोग आमतौर पर अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान रखते थे। सर्वराष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेकर यदि उनका भाग्य साथ दे तो वे स्वर्ग और पृथ्वी के शुवानहुआंग सूची में शामिल हो सकते थे और विश्व प्रसिद्ध हो सकते थे। बाद में हुआंगशान मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के लोग हेलीकॉप्टर से सबसे पहले रवाना हुए। उन्हें केवल 5 टोकन मिले, वो भी ली कोन कोन के पास। बाकी सब छीन लिए गए थे। ये सौभाग्य की बात थी कि ली कोन कोन चट्टान से नीचे गिर गया, वरना उन्हें एक भी टोकन नहीं मिलता। टोकन होने का मतलब अब भी कुछ न कुछ इनाम मिलना ही था। किंगटियन कान के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने सबकी ओर देखा और कहा, खैर, हम जीत गए। वापस जाने के बाद स्कूल मूल्यांकन करेगा और अंक देगा। वांग होंगदाओ, शियाओ हे, याओचेंग, इस बात से दुखी मत हो। जीवन में भाग्य का बहुत महत्व होता है और एक प्रतियोगिता का परिणाम कुछ भी नहीं दर्शाता।